यह इलेक्ट्रोस्टैट का अंतिम लेक्चर है। थ्योरेटिकली जो कंसेप्चुअली हम लोग जान रहे हैं, जो छोटे छोटे प्रश्न इससे जुड़े हुए थे उसको क्लियर करते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूँ विकास और हम लोग जुड़े हुए हैं गाइडलाइन कोचिंग के यूट्यूब चैनल से। इसमें से ठीक इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोग जान चुके हैं, क्योंकि हम लोग को पता है कि एक कैपेसिटर जो होता है वह इलेक्ट्रिक फील्ड में काम करता है एंड a capacitor is composed of कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। तो इन दोनों के बिहेवियर्स को अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में जान जाते हैं तो ये ऑलमोस्ट बात क्लियर हो जाता है कि किस तरह से एक कैपेसिटर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड में कार्य करता है। इसके कुछ पार्ट इसके ठीक पहले वाले लेक्चर में बताया गया था। अब इसके आगे चलते हैं, लेकिन पिछले जो टर्म्स थे उसको दोहराते हुए सीधा हम लोग आगे बढ़ते हैं और पीछे कुछ टर्म जो था बताया हुआ उसमें से फिर एक बार नजर डालते हैं। नंबर एक बात, बिहेवियर ऑफ कंडक्टर्स इन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। कंडक्टर का बिहेवियर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में कैसा रहा है, ये बात हम लोग पहले जान जाते हैं। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ अ कंडक्टर इज जीरो। ये बात बताया गया है, दूसरा लेक्चर देखिए तो इसमें से पता चलेगा कि कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है। वैसे यहाँ सामने में दर्शाया हुआ है कि हम लोग यूजिंग टू मेटालिक प्लेट्स हम लोग एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं, बीच में कंडक्टर्स है और इसमें से हम लोग देखे थे कि ठीक इसके अपोजिट डायरेक्शन में पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है। लेकिन चूंकि ये कंडक्टर है तो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्याएं बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं जो पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई बेस नॉट होता है, इन दोनों का मान बराबर होता है, भले इसकी दिशाएं एक दूसरे के विपरीत हों, जिसके वजह से नेट फील्ड का मान अंदर में क्या होता है, जीरो होता है। तो बताया जा चुका है। अब दूसरा नंबर पॉइंट था कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। यानी जब हम लोग एक चार्ज कंडक्टर के सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टिमेट करते हैं, यानी ऑब्जर्व करना जा रहे हो, तो एक बात का ध्यान रहे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक एंगल पर नहीं पड़ सकता है, इट्स नॉट पॉसिबल। तो इसको प्रमाणित करके दिखाया गया है पिछले लेक्चर में, तो उसको आप देखें तो यहाँ से पता चलता है कि ये दो बिहेवियर। नंबर वन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द इंटीरियर ऑफ कंडक्टर इज जीरो। जब हम लोग एक कंडक्टर को प्लेस करेंगे किसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो निश्चित रूप से उसमें से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जीरो होता है, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड और पोलराइजिंग फील्ड या इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में होती है और दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, जिसका परिणाम होता है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है। दूसरा नंबर हम लोग को पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जस्ट आउटसाइड द चार्ज कंडक्टर, यानी चार्ज कंडक्टर के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाई करेगा एट एन एंगल 90 डिग्री करता है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। पिछले लेक्चर में इसको प्रमाणित किया जा चुका है। अब आता है, ये भी बताया गया था कि भाई जो नेट चार्ज इन द इंटीरियर ऑफ द कंडक्टर इज जीरो। रीजन इसका ये होता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड का मान शून्य होता है। ऐसे भी प्रमाणित किया गया था गॉसिस थ्योरम से, है ना। जब ये वाला जीरो हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कि ऐसे अगर हम लोग रखेंगे तो बायां साइड में जीरो हो गया और बायां साइड में जीरो हो गया, इसका मतलब हुआ Q by एप्सिलॉन बेस नॉट। तो Q दैट इज Q का मान अगर हम लोग निकालें तो एप्सिलॉन बेस नॉट इज इक्वल एप्सिलॉन बेस नॉट इनटू जीरो इज इक्वल टू जीरो। तो ये प्रमाणित किया हुआ है पीछे में, यानी इसको आप ध्यान से देखें तो ये प्रश्न बन सकता है कि भाई जब एक कंडक्टर को प्लेस करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो इसके इनसाइड चार्ज का मान कितना होगा, बेशक इसमें से जीरो होगा, जो कि पिछले लेक्चर में प्रमाणित किया जा चुका है। अब बोलने की जरूरत नहीं है, है ना। चार्ज ऑलवेज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, एकदम सही है। चार्ज जो होता है ना, लाइक चार्ज इज इक्वल टू ईच अदर, और ये चार्जेस जो होते हैं एक दूसरे से मैक्सिमम सेपरेशन मेंटेन करता है, और मैक्सिमम सेपरेशन मेंटेन करेगा। इसका मतलब एयर में नहीं जा सकता है, क्योंकि एयर इंसुलेटर है, तो ये मैक्सिमम सेपरेशन जो है एक दूसरे से मैक्सिमम यानी महत्तम दूरी जो है वो मेंटेन करने की वजह से ये सीधा जो है सतह पर चला जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट फॉर इंटायर कंडक्टर, यानी इंटायर कंडक्टर में जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मान
कॉन्स्टेंट होता है, जिसकी वजह से इसको इक्विपोटेंशियल सरफेस की तरह ट्रीट किया जाता है। ये बात भी बताया गया था। अब आते हैं जो और रिमाइंड करने वाले पॉइंट्स थे, वो था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं कि पॉइंटेड एज जो होता है, अर्थात नीला छोर अगर कंडक्टर का होगा पॉइंटेड एज, तो वहां चार्ज डेंसिटी का मान बेशक बहुत अधिक होता है विद रिस्पेक्ट टू द लार्जर सरफेस एरिया। जो इधर लार्जर सरफेस एरिया है उसमें से चार्ज बाय एरिया का मान कम होता है विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंटेड एज। इसमें से एवरी कंडक्टर इज एन इक्विपोटेंशियल वॉल्यूम टू डायमेंशनल rather than just an equipotenशियल सरफेस टू डायमेंशनल, है ना। थ्री डायमेंशनल में ये ज्यादा आपको नजर आएगा। तो फिलहाल ये बात बताया गया था जस्ट इसके पीछे वाले लेक्चर में। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सिंस वी हैव नो अबाउट द कैपेसिटर, तो कैपेसिटर जो बना हुआ है वो बना हुआ है कैपेसिटर, ये कंडक्टर एंड इंसुलेटर। कंडक्टर के बारे में जो एक बेसिक प्रॉपर्टीज होता है इसकी चर्चा पहले लेक्चर यानी इसके ठीक पहले वाले लेक्चर बाद में अभी यहाँ रिपीट किया गया। तो नाउ सबसे पहला यहाँ जो एबिलिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज बाय द कंडक्टर, ये बात हम लोग पहले जान जाते हैं, क्योंकि कंडक्टर के पास ये होता है एबिलिटी ऑफ होल्डिंग चार्ज, यानी ये चार्ज को स्टोर कर सकता है बट अंडर द लिमिट। हमारे एक इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है, इससे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ज्यादा हो गया तो निश्चित रूप से ये चार्जेज लीक करना शुरू करता है। कहाँ पे? एयर में। पहले फ्रीजिंग ऑफ चार्ज, फ्रीजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फ्रीजिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनटू द एयर है। यहाँ हम लोग इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस के बारे में बात कर रहे हैं। और एक बात होता है कि अगर सिर्फ कंडक्टर से ही कैपेसिटर बनता तो यहाँ इंसुलेटर अर्थात डाइइलेक्ट्रिक्स का फॉर्म आएगा, इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। जाहिर सी बात है कि इसमें से कुछ खामियां रही होगी और कुछ जो है एरर्स होगा, और इसको रिमूव करने के लिए ही इंसुलेटर का इस्तेमाल किया गया है। जरा बारी बारी से देखते हैं। सबसे पहले आते हैं कि इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस या कैपेसिटी कहते किसको है ना। कैपेसिटी, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस और कैपेसिटी किसको कहा जाता है, तो यहाँ हम लोग सीधा कैपेसिटेंस का बात कर रहे हैं। चलिए, ये रहा कैपेसिटी भी बोला जा सकता है, कैपेसिटी ऑल्सो। तो सीधी सी बात है, द मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। नेम है इसका, है ना। पुराने जमाने में तो इसको कैपेसिटी कहा जाता है, अर्थात कहा जाता था, है ना, द एबिलिटी ऑफ होल्डिंग या एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय द कंडक्टर। यानी किसी कंडक्टर के द्वारा जो चार्ज स्टोर करने की एबिलिटी होती है, उसकी कैपेसिटी होती है, उसी को कहा जाता है क्या? कैपेसिटेंस, या इसी को कहते हैं कैपेसिटी। इसमें से देखा गया कि चार्ज जो दिया जाता है, जैसे मान लिया जाए कि एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में से हम लोग जो है चार्ज दे रहे हैं, यानी कंडक्टर में आपको एक कंडक्टर ले रहे हैं, फ्लैट लिया गया। अब इसमें से चार्ज जब हम लोग ऐड करते हैं, जब चार्ज ऐड किया जाता है, जैसे प्लस की ऐड कर रहे हैं, तो होता क्या है कि चार्ज की मात्रा जो है लगातार आप अगर ऐड करते रहेंगे अंडर लिमिट, तो इसका पोटेंशियल आने डिग्री ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन, लेक्चर देखने की जरूरत है। और भी पोटेंशियल वगैरह का एक एक्सटेंसिव आइडिया दिया गया है। भले ये ऑब्जेक्टिव का यानी शॉर्ट प्रश्न था, लेकिन जहां जिसकी जरूरत पड़ी है वैसे काम किया गया है। तो यहाँ क्या होता है कि जब हम लोग लगातार चार्ज को ऐड करते रहते हैं, तो क्या होगा कि इस कंडक्टर का पोटेंशियल का मान बढ़ता चला जाता है। आई एम टेलिंग अबाउट, वैसे एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है ना, पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्टिंग वर्ड है, लेकिन एब्सोल्यूट यानी विशुद्ध जो विद्युतीय विभव है वही अस्तित्व में आता है। तो फिलहाल यहाँ जैसे जैसे चार्ज होते हैं वैसे वैसे पोटेंशियल का मान बढ़ता चला जाता है। लेकिन परिस्थिति यह है कि अगल बगल के इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अंडर लिमिट ये देखा गया Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। आप प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो जाहिर सी बात है ये एक कोएफिशिएंट आएगा,
और इसी कोएफिशिएंट को कहा जाता है कैपेसिटेंस, यानी C बराबर हो जाएगा Q अपॉन V। फिर एक बार सुनिए ध्यान से, क्योंकि यहाँ जो है क्वेश्चन रहता है। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस किसको कहा जाता है या कैपेसिटी जो ओल्ड नेम है, तो जैसे बोला जाएगा कि भाई ये है एबिलिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज बाय अ कंडक्टर बाय अ कैपेसिटर, आगे जाकर के कैपेसिटर हो जाएगा। और यहाँ हम लोग कंडक्टर के बारे में बोल सकते हैं कि दिस इज द एबिलिटी, दक्षता है, ये एबिलिटी है किसकी, एक कंडक्टर की, जिसके तहत ये चार्ज को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। तो यहाँ देखा गया अंडर लिमिट आने की इलेक्ट्रिक फील्ड का एक बाउंड्री लाइन है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर, उसके अंदर देखा गया कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V। तो जैसे प्रोपोर्शनल के साइन हटाएंगे एक कोएफिशिएंट आएगा, इसी कोएफिशिएंट को हम लोग क्या कहते हैं, कैपेसिटी कहते हैं। ये है Q बाय V, यानी C को यहाँ से हम लोग एलिमिनेट करेंगे तो Q बाय V होगा। यानी अगर एक होता, अब जहाँ डेफिनेशन, एक तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल डेफिनेशन, दूसरा हम लोग फॉर्मूला अगर आपको Q और C × V आ रहा हो तो वहां से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। चलिए यहाँ मान लेते हैं कि 1 वोल्ट हो गया है ना, इसका मान 1 वोल्ट कंसीडर कर लेते हैं। चलिए इसका मान 1 वोल्ट मान लेते हैं, ये जो है 1 वोल्ट कंसीडर कर लिया। अब अगर इसको 1 वोल्ट हम लोग कंसीडर करते हैं तो इसका मतलब हुआ C बराबर Q हो गया। तो इसको ऐसे भी तो कहा जा सकता है भाई साहब कि कैपेसिटेंस ऑफ अ कंडक्टर इज डिफाइंड एज चार्ज रिक्वायर्ड टू रीच इट्स पोटेंशियल थ्रू 1 यूनिट या 1 वोल्ट, है ना। यानी 1 वोल्ट इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि अदर भी यूनिट्स होते हैं, तो वहां जो है यूनिट 1 यूनिट अगर कह दे तो बेहतर होगा। यानी कैपेसिटेंस जो है एक कंडक्टर का उसको डिफाइन कर सकते हैं कैसे, तो आवेश की मात्रा जो उस कंडक्टर के पोटेंशियल का मान इकाई से बढ़ा दे, इसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस ऑफ दैट कंडक्टर। अब रहा SI यूनिट, इसका जो होता है फैराड होता है। वैसे इसको आप अगर तोड़े तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि इस जगह से क्या होगा कि हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए यहां से आप इसका यूनिट अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा कूलम। एक बात है, एग्जाम के समय गलत ना करें, क्या होता है कि बहुत लोगों को भ्रांति होती है कि कूलम जो है, कंफ्यूजन होता है कूलम विद द नेम, तो वो कैपिटल C से नहीं, पूरा नाम अगर लिखते हैं आप तो आपको कूलम ऐसे लिखना पड़ेगा स्मॉल लेटर में, डिवाइडेड बाय वोल्ट, वोल्ट हो गया। यानी इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो कूलम पर वोल्ट हो जाएगा ना, कूलम पर वोल्ट। यहाँ आप लिख सकते हैं कैपिटल लेटर, तो इसका मतलब हुआ कि C इंटू ऊपर ले जाइए या हाइफन डालिए, C इंटू क्या हो जाएगा V⁻⁻, ये रहा। इसी को कहा जाता है फैराड। सिंबल इसका ये होता है, इसमें से एक बात ध्यान रहे कि कैपेसिटर का जो सिंबल यहाँ दिखाया गया है, ये दरअसल सिंबल जो होता है वो इंस्टेंट कैपेसिटी का होता है, क्योंकि वेरिएबल में यहाँ क्या होगा कि ये कैपेसिटेंस के वेरिएबल पार्ट में जाएंगे तो यहाँ रिजोस्टेट लगा हुआ होता है। ऐसी वर्मा में ऐसे सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसमें से एक इस तरह से रहेगा टेढ़ा, और ये रहा आपका, ये रहा कैपेसिटर का सिंबल है। यहाँ आप ध्यान रखें कि इस जगह पर जो है ये कांस्टेंट C का मान जो दर्शाया जाएगा, यानी यहाँ C का मान जो होगा वो होगा कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ कि यहाँ कैपेसिटेंस जो दर्शाया जा रहा है C इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट है। अगर इसमें से रिजोस्टेट आप दिखा देते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वेरिएबल रेसिस्टेंस यानी वेरिएबल कैपेसिटेंस बताता है। तो ये बात आ गया कैपेसिटेंस इससे टू बी 1 फैराड। उसी तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं कि व्हाट इज 1 फैराड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना है। तो ये जो है ना C/Q वैसे कर सकते कैपेसिटेंस इससे टू बी 1 फैराड व्हेन 1 कूलम ऑफ चार्ज raises the potential of conductor by 1 volt। यानी कैपेसिटेंस 1 फैराड तभी कहा जा सकता है जब 1 कूलम चार्ज देने पर, कंडक्टर में 1 कूलम चार्ज अगर देंगे और अगर उसका पोटेंशियल 1 वोल्ट से बढ़ जाए तो इसी को कहा जाता है 1 फैराड।
अब एक बात जान जाइए कि ये एक कूलम जो होता है ना, बहुत बड़ा चार्ज होता है। Since 1 coulomb is the big amount of charge, the capacitance will be usually in the range of millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad. क्योंकि ये कूलम चार्ज बहुत बड़ा आवेश की मात्रा है, जिसमें से इलेक्ट्रॉन जो आपको छपेगा ना, इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी तो 6.25 into 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स है ना। इतना इलेक्ट्रॉन जब मिलेगा, उसका चार्जेस जब हम लोग जमा करेंगे तो एक कूलम के बराबर होता है। वास्तव रूप में एक बहुत बड़ा आवेश होता है। इसीलिए हम लोग यहाँ क्या करते हैं, कैपेसिटेंस को दर्शाने के लिए मिली वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। 10 प्रीफिक्स है, मिली का मतलब हुआ 10 to the power -3, माइक्रो का मतलब हुआ 10 to the power -6, नैनो का मतलब हुआ 10 to the power -9, पिको का मतलब हुआ 10 to the power -12। ऐसे वर्ड से इसका हम लोग ऐसे 10 प्रीफिक्सेस जो कि 11th क्लास में कभी पढ़ना था ऐसा यूनिट्स में CGPA में अप्लाई किए गए थे, एक्सप्रेस द स्मॉलेस्ट एज वेल एज द लार्जेस्ट यूनिट्स। तो ये बात यहाँ सारा यहाँ जमा हो जाता है। सीधी सी बात हो गया, द मेजर ऑफ एबिलिटी ऑफ अ कंडक्टर इज टू स्टोर चार्जेस इज नोन एज कैपेसिटेंस, और कैपेसिटी ओल्ड नेम है ना। अब अंडर लिमिट हम देखते हैं कि Q प्रोपोर्शनल टू 0 होता है, समानुपाती चिन्ह हटाइए तो यहाँ एक कोएफिशिएंट आएगा। इस कोएफिशिएंट को ही कहा जाता है क्या, कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस को डेफिनेशन देने के लिए एकदम साधारण से ढंग से इस्तेमाल कीजिए। यहाँ जो है V बराबर 1 वोल्ट बना देते हैं, देन C बराबर Q हो जाएगा। तो आप फॉर्मूले से भी इसको परिभाषित कर सकते हैं। Any capacitance of a conductor is defined as the charge required to raise its potential to 1 unit। याद रखिए, एक नंबर जो लिखने के लिए आता है इसमें से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस को हम सेट टू बी 1 फैराड है ना। एक कंडक्टर के कैपेसिटेंस को 1 फैराड कहा जा सकता है जब 1 कूलम चार्ज उसमें से देंगे और उसका पोटेंशियल का मान 1 वोल्ट बढ़ जाता है, तब इसको कहा जाता है क्या कि 1 फैराड है। अब यहाँ ध्यान रहे कि एक कूलम जो है इट्स अ बिगर चार्ज, नो डाउट ये एक बहुत बड़ा चार्ज है। जाहिर सी बात है, इस तरह का कंडक्टर हम लोग के पास अवेलेबल है। द ऑन प्रैक्टिकल लाइफ भाई द अर्थ इज द बिगेस्ट कंडक्टर, उसका खुद जो है 711 माइक्रो फैराड जो है वो उसका कैपेसिटी होता है। तो इससे से बड़ा कंडक्टर हम लोग बना नहीं सकते हैं, तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। इसीलिए प्रैक्टिकली जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं, since 1 coulomb is the big amount of charge, the capacitance will be usually in range of millifarad, microfarad, nanofarad and picofarad के टर्म में दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसी बात पर आते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। यानी स्फेरिकल कंडक्टर है और चूंकि हम लोग अर्ध की तरफ जा रहे हैं, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ ध्यान रहे, कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर, मान लिया जाए कि एक स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ दिख रहा होगा है ना, इस पर हम लोग चार्ज दे रहे हैं। चार्ज हम लोग जान रहे हैं कि अगर होलो स्फेयर है या सॉलिड स्फेयर है, कंडक्टर है, तो चार्ज जो है वो कंडक्टर के सेंटर पर नहीं हो सकता है, वो रिसाइड कर जाएगा और सीधा चला जाएगा सतह पर है ना, इधर चला जाएगा। देखिए ये सतह पर चला जाता है, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन के लिए हम लोग क्या करेंगे, एज्यूम कर लेंगे वही जो हम लोगों ने चार्ज दिया वो सेंटर पर इस जगह पर सेंटर्ड है। चलिए अब क्या है, लेट चार्ज Q be given to the sphere which is going to be concentrated at the center है ना। हम लोग जानते हैं कि चार्ज कंडक्टर पर देंगे, बार बार ये बात बताया जा रहा है शुरू से कि भाई कंडक्टर में अगर चार्ज आप देते हैं, देन these charges will reside on the surface of the conductor। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि भाई चार्जेस जो है वो सेंटर में कहाँ, तो स्फीयर के सेंटर पर। अब देखिए क्या है कि पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, पोटेंशियल का सूत्र हम पहले बता चुके हैं, V इक्वल टू V स्थित में वैसे आप K क्यों लिखते हैं, हर जगह जो नहीं लिखना चाहिए है ना, क्योंकि K से आप क्या कर रहे हैं कि K का वैल्यू वेरिएबल होता है। आप किसके बारे में बोलना चाह रहे हैं, जैसे फ्री स्पेस के लिए K का मान 1/4πε0 होता है, और जब मीडियम में प्लेस किया जाएगा तो यही जो है
K का वैल्यू 1/4 by epsilon base naught epsilon base r या कैपिटल K जिसको डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी कहते हैं। ये सब बात क्लियर होना चाहिए एग्जाम में। तो जैसे यहाँ K लिखे तो यहाँ आप लोग ये मान करके चल रहे हैं कि भाई जो स्फीयर है वो कहाँ प्लेस किया गया है, फ्री स्पेस में, क्योंकि 12 अवेलेबल लेवल में ज्यादातर जो प्रश्न आते हैं वो फ्री स्पेस के लिए ही आते हैं। तो प्रश्न को उलझाने के बजाय हम सीधा यहाँ देखते हैं कि K का वैल्यू यहाँ जो है 1/4 by epsilon base naught होगा। पोटेंशियल का मान अगर इसको चुनें तो हो जाएगा 1/4 by epsilon base naught और Q by R। और जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी पूरी चर्चा हुई है कि कंडक्टर पर जैसे लोग कंडक्टर में चार्ज में डिसाइड करके सतह पर चला जाता है और इसके हर जगह पोटेंशियल का मान समान होता है। तो सतह पर पोटेंशियल का मान 1/4 by epsilon base naught Q upon R हो जाएगा। ये रहा पोटेंशियल। अभी तुरंत हम C बराबर देखे हैं क्योंकि Q बराबर होता है CV और तब C Q upon V हो जाएगा। तो ये Q upon V हो गया। अब कुछ नहीं करना है, खाली V का वैल्यू यहाँ बैठा देते हैं एक, और जैसे हम लोग V का वैल्यू बैठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देख लीजिए एक बार, है ना। जैसे बताया गया क्योंकि हमको हटाना पड़ेगा, और जैसे हम लोग यहाँ V का मान रखेंगे सीधा आंसर आने वाला है। चले देखते हैं इसमें से ये रहा पोटेंशियल का वैल्यू। अब ये वाला जो है C Q upon V, तो C बराबर यहाँ तुरंत जो है C का मान हम लोग ले लेते हैं C Q by Q अपॉन है यानी 4 pi epsilon base naught R। जाहिर सी बात है ये ऊपर चला जाएगा आपका, है ना। तो ये हो गया Q into 4 pi epsilon base naught R divided by Q कैंसिल हो गया। C का मान आ गया कहाँ, ये देखिए। लेकिन अगर यही स्फीयर को एक मीडियम में रखा हुआ है तो कैपेसिटेंस का मान बदलेगा, पक्का बदलेगा, है ना। अगर ये मीडियम में है और मीडियम के लिए आपको यहाँ C base m लिखना पड़ेगा। दूसरा नंबर हो गया 4 pi epsilon base naught, यानी यहाँ हम लोग को लेना है 4 pi epsilon base naught epsilon base R, और ये रहा R, और ये आपका सूत्र हो गया, है ना। For a medium CM, यानी capacitance of the spherical conductor inside the medium is equal to 4 pi epsilon base naught और into epsilon base R हो गया। अब एक बात ध्यान देना है, ये आपका जो वैल्यू है तो किसके लिए है, तो फ्री स्पेस के लिए है। इट्स द वैल्यू फॉर द फ्री स्पेस। कितना वैल्यू है जी, तो वैल्यू का मान यहाँ दिया हुआ है C बराबर 1/4 pi epsilon base naught R, जो कि निकाले हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ से C का वैल्यू आ गया। अब आते हैं कि देखते हैं कि C का वैल्यू यहाँ कंडक्टर का जो स्फेरिकल कंडक्टर है किन बातों पर निर्भर करता है। पहली बात आता है कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेडियस, एकदम है। जैसे 4 pi epsilon base naught कांस्टेंट अगर है, अगर क्या है कांस्टेंट, तो यहाँ जो ये वाला जब अगर कांस्टेंट है इसका मतलब हुआ C प्रोपोर्शनल टू R, रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। The above equation is true for the conducting sphere, hollow और solid दोनों के लिए, क्योंकि कह चुके हैं कि सॉलिड अगर रहेगा, कंडक्टर रहेगा, तो चार्जेस जो है रिसाइड करके सतह पर चले जाते हैं। ये बात हम लोग का पहले हो गया है। If the sphere in a medium, देखिए यहाँ हम डाल दिए हैं इसको 4 pi epsilon base naught epsilon base R into R। एक बात ध्यान रहे, कैपेसिटेंस ऑफ द अर्थ इज कितना होता है, 711 माइक्रोफैराड। ये 2 बार प्रश्न आ चुका है, तो ध्यान रहे कि ये प्रश्न आ सकता है। तो इसको हम लोग ऑब्जेक्टिव में भी बनाने वाले हैं आगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। अब आता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटेंस। हाँ भाई, कैपेसिटेंस जो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस का बात हम कर रहे हैं यहाँ, क्योंकि हम लोग पिछले बस में यही कुछ डाला हुआ है। जो भी है आपका पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, तो इसी की चर्चा है। थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। क्या है कि 2 प्लेट्स लिए गए हैं। अगर डायग्राम दिखा हो तो यहाँ क्लियर हो गया कि ये जो है एक पॉजिटिवली चार्ज है और बी जो है वो न्यूट्रल है। Step number 1, plate A is positively charged and B is neutral. Yes, of course. When a neutral plate B is dropped near A,
charges are induced on the such that the side near A is negative and the other side is positive. देखिए इसमें से सबसे पहले ये पॉजिटिवली चार्ज दिया गया है, अभी दूर रखा गया है प्लेट को। जैसे ही प्लेट नजदीक लाते हैं तो क्या होता है, ये नेगेटिव चार्ज है, इंडक्शन होगा और इंडक्शन से ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। दूसरी साइड में ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, क्योंकि जिस एटम से इलेक्ट्रॉन जो है रिप्लेस हो रहा है वो एटम क्या हो जाता है, पॉजिटिवली चार्ज होता चला जाता है। तो यहाँ जो है ना, देखिए यहाँ हम एक ही बार दिखाए हुए हैं, आप इसको और डायग्राम बढ़ा करके बना सकते हैं। यहाँ अगर आप इसी तरह से चार्ज इस पर जोड़ते रहेंगे तो इंडक्शन का प्रोसेस होता रहेगा और प्लेट के दूसरे साइड भी, प्लेट के दूसरे साइड में लगातार जो है वो बढ़ता रहेगा का चार्ज। और ये माइट बी पॉसिबल कि यहाँ सबसे पहले फ्रिंजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड एयर में फैलेगा और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 6 वोल्ट पर मीटर से एक्सीड किया तो ये चार्ज लीक कर सकते हैं एयर में। और बहुत लोग जैसे बैठे बैठे सुन रहे हैं एयर में लीक करेगा तो क्या होगा भाई, थंडर स्टॉर्म हो सकता है, इसी तरह की घटना घट सकती है। तो ये प्रोटेक्शन के लिए हम लोग अर्थ को भी जोड़ने वाले हैं। फिलहाल एक बात को देखते हैं, the potential of system of A and B in step 1 and 2 remains the same because the potential due to positive and negative charges on B cancel out each other, है ना। ये वाला जो है एक दूसरे का पोटेंशियल, पॉजिटिव का पोटेंशियल प्लस होता है, नेगेटिव का पोटेंशियल माइनस होता है। फिर एक बार फिर से देखते हैं म्यूचुअल ऑफ रेफरेंस नंबर 1, प्लेट A is positively charged and B is neutral, दिखाई पड़ रहा होगा। When a neutral plate B is brought near A, charges are induced on B such that the side near A is negative and other side is positive. The potential of the system of A and B in step 1 and 2 remains the same. हाँ जी, देखिए यहाँ क्या है, पोटेंशियल A का एक साइड पूरा पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव पोटेंशियल क्या जो है वो आपका B हो जाएगा और प्लस B और इधर माइनस B, नेट पोटेंशियल का मान 0 होने वाला है, एक दूसरे को कैंसिल कर देता है। स्टेप नंबर 3 में आते हैं कि when the farther side of B is charged, the positive charges on B gets neutralized and B is left only with the negative charge। हाँ, ये रहा। देखिए क्या होगा कि यहाँ तो हम लोग समझ रहे हैं, अब ये क्या होगा कि अर्थ से जैसे हम लोग कनेक्ट करते हैं तो अर्थ इज द बिगेस्ट, जाहिर सी बात है यहाँ से इलेक्ट्रॉन, अर्थ इज द बिगेस्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, यस। और यहाँ से इलेक्ट्रॉन आएगा और इसको न्यूट्रल करता चला जाएगा, न्यूट्रल करता जाएगा, अंत में ये साइड पूरा का पूरा न्यूट्रल हो जाता है और तब पॉजिटिव चार्ज के साथ यानी नेगेटिव चार्ज के साथ B बच जाएगा। ये स्टेप नंबर 3 में लिखा गया है। क्या लिखा गया है, when the farther side of B is charged, the positive charge, यानी जब B साइड दूसरे कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होगा कि अर्थ से इलेक्ट्रॉन जो है वो आएंगे और इलेक्ट्रॉन आएगा, जाहिर सी बात है ये सारा का सारा जो पॉजिटिव चार्ज दूसरे साइड में था वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, उदासीन हो जाता है और इस तरह से B जो है केवल नेगेटिव चार्ज उस पर बचा हुआ रहता है। Now the net potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and negative potential on B। और इसी की वजह से क्या होता है कि इसका पोटेंशियल क्योंकि और इसका पोटेंशियल दोनों क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है, यहाँ पोटेंशियल ये जो ये पर है वो प्लस में है और B पर जो है वो माइनस में है, जिसकी वजह से हम लोग अगर घटाएंगे तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल का मान घटेगा। अब है कि now the net potential of the system decreases due to the sum of positive potential on A and negative potential on B, यानी जो बात बताया गया वो आपको समझना चाहिए कि इसमें से ये इधर वाला चार्ज चला गया है तो इसका मतलब हुआ कि इसमें से जो है नेगेटिव पोटेंशियल और पॉजिटिव पोटेंशियल, क्योंकि पोटेंशियल पर पोलैरिटी ऑफ चार्ज का प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव चार्ज है तो इसके लिए पोटेंशियल प्लस होगा, माइनस है तो इसके लिए पोटेंशियल प्लस और माइनस दोनों का, पॉजिटिव के लिए प्लस और नेगेटिव के लिए माइनस। अब आता है टू इंक्रीज द पोटेंशियल टू द सेम वैल्यू एज was in a step number 2 an additional amount of charges can be given to the plate A। अगर आपको फिर उसी तरह से पोटेंशियल चाहिए जो स्टेप A 2 में था, है ना, 2 में प्लेट पर था, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, चार्ज जोड़ना पड़ता है। This means the capacity of the storing charges on A increases।
यानी जब आप दोनों को पोटेंशियल को बराबर करना है, क्योंकि यहाँ अप एंड डाउन हुआ है, समझिएगा ये दोनों बराबर तब होगा जब इधर से चार्ज जुड़ेंगे, है ना। हर जगह यहाँ मिल जाएगा, थोड़ा सा गलत ढंग से कंसेप्ट नहीं बिल्ड करना है। इस पर हम लोग जब क्या हुआ कि जब आप कनेक्ट किए तो दूसरी साइड में जो पॉजिटिव चार्ज था वो क्या हुआ, न्यूट्रल हो गया। इसके बाद यहाँ एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ तो इसका नतीजा ये होगा कि अगर आपको फिर जो स्टेप नंबर 2 में और ब्राउट क्लियर यहाँ क्या था, पोटेंशियल सिस्टम ऑफ ये 1 and 2 remains the same because the potential due to positive charge and negative charge on B cancel out to each other। अभी अप एंड डाउन है, ये ज्यादा है ये कम है, तो अगर आपको पोटेंशियल बराबर करना है, नेट पोटेंशियल अगर जोड़ना है तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, चार्ज जोड़ेंगे। और जब आप क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज जोड़ते हैं तो फिर पोटेंशियल का मान बराबर होगा और तब नेट पोटेंशियल का मान 0 होगा। इसे ये प्रमाणित होता है कि जब हम अर्थ से कनेक्ट किए तो इसकी पोटेंशियल का मान जो है, यानी इसमें से पोटेंशियल का मान डिक्रीज किया, कैपेसिटी का मान जो है वो बढ़ जाता है। मुख्य प्रिंसिपल है ना। दिस मींस द कैपेसिटी ऑफ a storing charge on a usage। क्योंकि यहाँ थोड़ा सा समझना है, ये जो मामला है ना थोड़ा सा पेचीदा है, इसको लोग सीधे स्ट्रेट लाइन में समझता है। ठीक, जैसे मान लिया जाए एक कंडक्टर था, पॉजिटिवली चार्ज था, उसके बगल में न्यूट्रल प्लेट है, तो वो प्लेट को नजदीक जैसे लाए, इंडक्शन हुआ। इंडक्शन में क्या होता है कि अगर पॉजिटिव चार्ज उसके सामने में क्या करेगा, पुल करेगा, नेगेटिव चार्ज दूसरे साइड में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज जमा हो जाएगा। जब हम लोग इसको अर्थ से, अभी जब तक आप नहीं जोड़े हैं तब तक क्या हो रहा है, दोनों का पोटेंशियल बराबर है, पॉजिटिव एक नेगेटिव, नेट पोटेंशियल का मान 0 हो जाएगा। बट व्हेनेवर यू आर गोइंग टू कनेक्ट द अदर साइड ऑफ द बी टू द अर्थ, जैसे हम लोग अर्थ से कनेक्ट करते हैं उस साइड का पोटेंशियल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और वहां जो है इसका पोटेंशियल फिलहाल ए का ज्यादा है और बी का कम है। एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ये बताता है कि अगर हम लोग चार्ज फिर से ए में जोड़ेंगे तो उसका पोटेंशियल लेवल में आएगा। तो यहाँ ये बात प्रमाणित होता है कि भाई दिस मींस द कैपेसिटी ऑफ स्टोरिंग चार्ज ऑन ए इंक्रीजेज एंड द सिस्टम फॉर्म इज कॉल्ड कैपेसिटर। यही तो कैपेसिटर है। इसी का तो इस्तेमाल हम लोग कंडक्टर, सिर्फ यहाँ कंडक्टर का इस्तेमाल किया गया है सेपरेशन, है ना। हालांकि यहाँ एयर जो है, ड्राई एयर जो होगा वो डाइलेक्ट्रिक्स का काम कर रहा है, बट इसको लेटर ऑन इन्वॉल्व करेंगे। तो ये बात की भ्रांतियां हैं, है ना, कंफ्यूजन वो क्लियर हो जाना चाहिए। कैसे कैसे हुआ आप इसको एक बार फिर से सुनेंगे, और रिवाइंड करके आगे बढ़ते हैं। आते हैं कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यहाँ किसी तरह का कोई भी जो है डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वैसे हम लोग जानते हैं कि एयर तो यहाँ होगा, ड्राई एयर कॉमन जो है डाइलेक्ट्रिक्स होता है। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो, अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एक ये भी नहीं होना चाहिए, है ना। रेक्टेंगुलर लीजिए प्लेट, दोनों प्लेट आइडेंटिकल होना चाहिए। स्क्वायर शेप लीजिए, डिस्क के जैसा लिया जा सकता है। तो ये रिक्वायर्ड शेप्स होते हैं कैपेसिटर के। ऐसा नहीं है कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में कसम खा लिए कि भाई दोनों हम लोग को रेक्टेंगुलर लेना है या स्क्वायर लेना है, नहीं, ये डिस्क के जैसा भी होगा, आइडेंटिकल डिस्क होना चाहिए। तो यहाँ हम लोग लाते हैं कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स ऑफ इक्वल एरिया सेपरेटेड बाय एयर मीडियम और एनी अदर इंसुलेटिंग मीडियम सच एज पेपर, माइका, ग्लास, वुड, सिरामिक, बेस, टर्पेंट, ये आपका ट्रांसफार्मर ऑयल। तो ये कुछ से भी सेपरेट किया जा सकता है, लेकिन फिलहाल यहाँ दो प्लेट दिया गया है, दोनों अलग अलग कलर्स के हैं। एक हो गया ए, एक हो गया बी, है ना। दोनों का प्लेट का सरफेस एरिया आइडेंटिकल होना चाहिए। ये हो गया ये। प्रोसेस में पीछे बताया हुआ है कि भाई कंडक्टर में पीछे भी क्या बात कि कंडक्टर की सतह पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मान जो होता है मैग्नीट्यूड E बराबर होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। जहाँ सिग्मा हो गया चार्ज पर यूनिट एरिया, सिग्मा का मतलब हुआ Q/A। ये पिछले क्रम में बताया गया था। तो यहाँ क्या है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अगर आपको पूछा जाए तो आप सीधा जवाब दें पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अरेंजमेंट एक व्यवस्था है दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स का, और ये प्लेट्स दोनों के एरिया बराबर होते हैं।
सेपरेट है अभी फिलहाल एयर मीडियम में, लेकिन आगे चल करके इसमें डाई इलेक्ट्रिक्स यानी डाई माने दो इलेक्ट्रिक्स दो चार्ज हुए, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, दोनों के बीच में डाई इलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल किया जाएगा। और ये पेपर भी हो सकता है, माइका भी हो सकता है, ग्लास भी हो सकता है, ड्राईवुड हो सकता है, सिरामिक हो सकता है, ट्रांसफार्मर ऑयल भी हो सकता है। तो यहाँ जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं। चलिए ये कैसे निकाला गया है, इसमें से टू द पॉइंट शॉर्ट क्वेश्चन की तरह लिखा गया है। देखिए इसमें से क्या था कि दोनों के बीच में हम जो बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, ये वी आर वेल नोन फ्रॉम दिस। तो यहाँ एक बात ध्यान रहे कि ये जो हम लोग को निकालना है इसमें से सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालना पड़ेगा। याद कीजिए पीछे बताया हुआ था कि नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव प्लेट है दोनों का एरिया ये है। तो इस जगह पर क्या करना है आपको, ये इसका आप मॉडल्स लेंगे क्योंकि ये बताया हुआ है भाई कि बहुत पहले से बताया हुआ है कि जो स्केलर ग्रेडियंट होते हैं स्केलर डिवाइडेड बाय लेंथ, वेक्टर के जैसा ट्रिक होगा और यहाँ वही हो रहा है। अब आप इसका मॉडल्स लेंगे, हो गया। तो जैसे आप मॉडल्स लेंगे तो परिणाम क्या होगा, ई बराबर आ जाएगा डी वी विद रिस्पेक्ट टू डी आर। इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म आप लेंगे तो यही कहलाएगा V बराबर V बाय R। लेकिन यहाँ जो है दोनों नेगेटिव पॉजिटिव चार्ज के बीच में R नहीं है, Fy इक्वल टू V बाय D। अब डायरेक्ट इसको हमें समझ लीजिए कि ये सूत्र होता है। भाई कोई भी फॉर्मूला होता है ना तो इसके पीछे कोई न कोई वजह रहा है या कोई बेसिक होता है, तो आप उस पर ध्यान देंगे। ये रहा V बाय D। ये कैसे आया देखिए यहाँ दिखा दिया गया। अभी अभी इसके पहले बात किया गया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर कितना होता है। तो ये बात बताया गया था कि E इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन बेस नॉट। तो ये देखिए सिग्मा बाय एप्सिलॉन बेस नॉट होगा। लेकिन हम लोग ये कर क्यों रहे हैं क्योंकि कभी भी जब आपको किसी का कैपेसिटेंस निकालना है तो Q बराबर होता है CV। तो यहाँ जो है C निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, C निकालने के लिए Q अपॉन V निकालना होगा। यानी इस जगह पर आपको ये फॉर्मूला निकालना पड़ेगा क्योंकि यहीं से कैपेसिटेंस आपको मिलने वाला है। तो वही किया गया है। यहाँ देखिए ये सिग्मा और सिग्मा बाय एप्सिलॉन बेस टू डी। सिग्मा का मतलब बताया गया है, सिग्मा का मतलब हुआ E इज इक्वल टू सिग्मा Q बाय A यानी A एप्सिलॉन बेस नॉट हो जाएगा। ये रहा यहाँ बैठा दीजिए, बट C इज इक्वल टू Q बाय V। जैसे आप V का वैल्यू बैठाएंगे ये आपका आ जाएगा। मगर कैसे देख लेते हैं, पूरा तो दिखा देते हैं। ये रही आप जो किया गया समझाने के लिए, ये आप इसको समझ जाएंगे। अब आते हैं ये कैसे निकाला गया। तो यहाँ देखिए ये वाला सूत्र होता है C बराबर Q बाय V। तो यहाँ हम लोग ऐसे कर सकते हैं और जरा बैठाते हैं। देखिए C इज इक्वल टू Q और V का वैल्यू है QD अपॉन ये एप्सिलॉन बेस नॉट। ये एप्सिलॉन बेस नॉट ऊपर चला गया, Q कट गया, तो यहाँ आ गया C बराबर ये एप्सिलॉन बेस नॉट अपॉन D। ये रहा आपका आंसर। लेकिन यहाँ देखिए फ्री स्पेस की बात कही गई है या ड्राई एयर की बात कही गई है, तो आप ये सूत्र ड्राई एयर के लिए ही लगा सकते हैं, दूसरी जगह ये लागू नहीं होगा। दूसरी जगह मतलब हुआ कि अगर बीच में मीडियम आप बदलते हैं तो फिर ये संभव नहीं है। इफ द स्पेस बिटवीन द प्लेट्स इज फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक मीडियम और रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन बेस आर, देन यहाँ क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा। या तो आप एप्सिलॉन बेस आर लिखें या नहीं तो इसमें आगे चलकर लिखिएगा ये हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विदाउट द इलेक्ट्रिक्स दो बातों पर निर्भर करता है। कैसे देखिए यहाँ क्या है, ये तो कांस्टेंट होने वाला है ना। अब इसका मतलब हुआ कि ये अगर कांस्टेंट होगा तो C प्रोपोर्शनल टू A, यानी जितना बड़ा एरिया ऑफ प्लेट्स होते हैं उतना कैपेसिटेंस होने वाला है। यानी बड़ा एरिया लेंगे बड़ा कैपेसिटेंस होगा, और अगर बीच की दूरी छोटी होगी यानी बीच का सेपरेशन आप जितना मिनिमम रखेंगे कैपेसिटेंस का मान उतना अच्छा होगा। ये D का मान अगर बढ़ा तो कैपेसिटेंस का मान बढ़ेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम।
यानी एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम। ये था पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस। अब आगे आते हैं ग्रुपिंग, यानी क्या है कि सबसे पहला बात ये समझिए कि जो ग्रुपिंग का प्रोसीड्यूर रहा है, कहीं भी ग्रुपिंग जो किया जाता है, चाहे आप 10th क्लास में करें या 12th क्लास में करें, है ना, तो कैपेसिटेंस हो या रजिस्टर हो, कैपेसिटर हो, रजिस्टर हो, इंडक्टर हो, पीएन जंक्शन डायोड हो, तो जहां जहां भी ग्रुपिंग किया गया या सेल्स हो, तो इसके पीछे का मोटिव जो होता है, नंबर एक इक्विवेलेंट लेना। अब ये इक्विवेलेंट क्यों लेते हैं? इक्विवेलेंट लेने के पीछे का वजह है कि जैसे आप बहुत सारा अगर सेल्स जोड़ रहे हैं और रेजिस्टेंस जोड़ रहे हैं तो खर्च ज्यादा पड़ेगा, स्पेस ज्यादा होंगे। दूसरा जो होता है कि एनर्जी को प्रिवेंट करना है, तो जब हम लोग क्या करते हैं, वायर्स को कनेक्ट करते हैं ना, तो पॉइंट जहां जोड़ होता है उस जगह पर आपका लॉस ऑफ एनर्जी होता है। ये थोड़ा सा ऑनर्स वगैरह में है, जहां हम लोग थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में ये बात कर रहे हैं। एक जिज्ञासा होती है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप सीधा समझिए कि उसमें ऑनर्स वगैरह में है कि सिवैक्स इफेक्ट है, पेल्टियर इफेक्ट है, थॉम्पसन इफेक्ट है, तो ऐसे इफेक्ट हैं जहां इस तरह की जानकारी प्राप्त की जाती है। तो फिलहाल यहाँ आपको सीधा समझना है कि भाई ये सारा झंझट हटा करके एक को लाना है और उसको इक्विवेलेंट कैपेसिटर कहा जाता है। तो ये बात ध्यान रखना है कि वाई वी यूज टू कनेक्ट और ज्वाइन कैपेसिटर टू रजिस्टर्स या इंडक्टर्स, या आगे चल करके हम लोग देखेंगे पीएन जंक्शन डायोड। तो ये जो डायोड तो वही भाई डायोड पीएन जंक्शन डायोड आएंगे पूरा सेमीकंडक्टर में, है ना। अगला 1-2 दिन के अंदर उसका जो है वीडियो आपको पता चला जाएगा। तो वहां जो है पीएन जंक्शन डायोड को सो कॉल लोग कहते हैं कि ये सेल्स की तरह काम करता है, बैटरी नहीं हो सकता है ना, बैटरी नहीं हो सकता। लोग अगर बैटरी कह रहे हैं या किसी राइटर्स ने लिखा है तो ये नहीं होगा। तो सेल्स की तरह बिहेव करता है, जहाँ की करंट जो है वो सोर्स नहीं होता है लेकिन इस तरह से बिहेव करता है, और इसके पीछे का वजह है डिप्लीशन लेयर जो बनता है, उसकी चर्चा की जाएगी। फिलहाल यहाँ हम लोग देखते हैं सीरीज कमिश्नर। ये बात क्लियर हो गया भाई हम लोग जो है कैपेसिटर यहाँ जो कनेक्ट कर रहे हैं उसके पीछे का दो मुख्य वजह रहा है। नंबर एक कि भाई आप इसको जो है कन्वीनियंट बनाइए, बहुत सारे कैपेसिटर जोड़ने के लिए, यानी हो सकता है बड़े बड़े कैपेसिटर हो, कैपेसिटेंस बड़ा हो, और तब आपको छोटा कैपेसिटर चाहिए छोटा कैपेसिटेंस के लिए, तो वहां जो है एक कैपेसिटेंस का निर्माण आप कैसे करेंगे ये जानकारी मिलता है। सबको रिप्लेस करके एक को डालना है, प्लस जो ज्वाइंट्स होते हैं उसकी वजह से लॉस ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो सकता है, इससे भी हम लोग को प्रिवेंटेशन करना है, आने बचाव करना है। इसीलिए कैपेसिटर्स को मुख्यतया दो तरीके से जोड़ा गया है, दो तरह से अरेंज करते हैं। नंबर एक सीरीज ग्रुपिंग और नंबर दो पैरेलल ग्रुपिंग। चलिए सबसे पहले आते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। सीरीज कॉम्बिनेशन चार्जेज सेम एकदम पक्का है, सब में क्या होगा बराबर होगा। जैसे यहाँ देखिए बैटरी है, इट्स नॉट द सेल, है ना। दो करंट में आप देखेंगे इसमें से क्या होता है कि whenever two or more than two cells are going to be connected into the series, then अगर दो या दो से अधिक सेल्स को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो वो बैटरी कहा जाता है ना। तो यहाँ देखिए ये बैटरी हो गया, इसका पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, उधर से नेगेटिव टर्मिनल। अब एक बात समझिए, यहाँ अगर प्लस जो है ये देखिए सब में चार्जेस जो होते हैं वो बराबर स्टोर होता है। चार्ज सेम इन ईच कैपेसिटर, ये पहचान है इसकी। पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू कैपेसिटर। देखिए सब में क्या है कि पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्यों होगा भाई, तो P बराबर होता है CV, V बराबर क्या हो जाएगा Q/C। अब यहाँ क्या किया गया, तीन कैपेसिटर को कनेक्ट किया गया है, एक का कैपेसिटर C1, दूसरे का C2, तीसरे का C3। अब क्या होगा कि अलग अलग कैपेसिटेंस होने की वजह से क्या होगा, कभी C1 तो V1, C2 तो V2। इसीलिए यहाँ शॉर्ट में लिखा हुआ है पोटेंशियल इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द कैपेसिटेंसेस, क्योंकि अगर Q का जो कांस्टेंट है इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ आपका ये अगर कांस्टेंट है, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि V प्रोपोर्शनल टू 1/C।
क्योंकि यहाँ जो है सबका कैपेसिटेंसेस बड़ा यानी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर इसका V1 पोटेंशियल टोटल पोटेंशियल V प्रोवाइड कर रहा है कौन बैटरी, तो इसका मतलब C1 के अक्रॉस V1, C2 के अक्रॉस V2, C3 के अक्रॉस V3। अब टोटल पोटेंशियल का मान जो है स्केलेटन डिवाइस सीधे जो दिए है ना, दैट इज V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 हो गया। अब V1, V2, V3 सब का मान हम लोग निकाल लेते हैं। चलिए यहाँ V1 का मतलब हुआ जैसे कि दिखाया गया V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू C। अगर यहाँ C1 करेंगे तो V1 होगा, यहाँ C2 करेंगे तो V2 होगा, यहाँ C3 करेंगे तो V3 होगा। पक्का बात हो गया। तो यहाँ जो है ना V बराबर Q बाई C, तो के लिए बराबर है, यहाँ क्या हो जाएगा पहले के लिए यानी इस जगह पर अगर हम देखें पूरा पूरी बात ये समझ लेना है कि यहाँ जो है फॉर्मूला दर्शाया गया है, सीधा हम लोग देखते हैं V बराबर Q बाई C, V1 बराबर Q बाई C1, V2 बराबर Q बाई C2, V3 बराबर Q बाई C3। अब इसमें से बैठा देना है Q बाई C, Q बाई C1 और ये रहा Q बाई C2 प्लस Q बाई C3। अब ये जो है आपका Q कॉमन ले सकते हैं और Q जैसे कॉमन लेंगे तो दोनों साइड से Q क्या होगा कट जाएगा, 1 बाई C इक्वल टू 1 बाई C1 प्लस 1 बाई C2 प्लस 1 बाई C3। याद रहे कि यहाँ जो है ना ये C जो है इन सब को रिप्लेस करना है और रिप्लेस करके एक कैपेसिटर बनाना है जो कि सुविधाजनक हो। जैसे इसमें से हम लोग इसका इक्विवेलेंट अगर सर्किट खींचे तो यहाँ एक कैपेसिटर दिया गया और वही कैपेसिटर जो है एक ही कैपेसिटर सबके बराबर काम करेगा, वही गिवन पोटेंशियल डिफरेंस जो दिया हुआ है ये भी दिया हुआ है और यहाँ जो आपका C है ये C आपको दिखाना पड़ेगा C इक्विवेलेंट यानी वे हैव C इक्विवेलेंट। यहाँ देखते हैं C इक्विवेलेंट जिसको कि यहाँ C दिखाया गया। चार्ज भी उतना ही स्टोर करेगा जितना कि ऊपर वाला कर रहा है, तीनों मिलकर के जितना स्टोर करेगा उतना ही किया जाएगा इसके बराबर। C इज इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस कहा जाता है या नेट कैपेसिटेंस कहा जाता है या टोटल कैपेसिटेंस कहा जाता है। आपको जो कहना है कहिए। यहाँ सारे नाम लिखे गए हैं, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और इफेक्टिव कैपेसिटेंस और नेट कैपेसिटेंस और टोटल कैपेसिटेंस। तो ये रहा आपका। अब यहाँ हम देखते हैं कि अगर बहुत एन तक आप इसको अगर इसी तरह से कैपेसिटर को डालते हैं तो 1 बाई C बराबर समेशन हो जाएगा, नहीं प्लस इसी में से जोड़ेंगे तो 1 बाई C4 हो जाएगा प्लस 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 1 बाई Cn हो जाएगा। तो इसका सम आप अगर करते हैं तो यहाँ समेशन देते हैं I बराबर 1 to up to n 1 बाय Ci। एक बात यहाँ है जरा ध्यान देना है कि इस जगह पर क्या हो रहा है, इस बात पर ध्यान देना है। रेसिप्रोकल ऑफ द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इज द सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। रेसिप्रोकल है, देखिए रेसिप्रोकल मतलब क्या होता है 1 बाय C है, 1 बाय C। जैसे V बराबर Q बाई C है तो यहाँ क्या हो रहा है 1 बाय C मतलब क्या हो गया, ये रेसिप्रोकल है, ये भी रेसिप्रोकल का क्या मतलब होता है जी, जैसे x इज रेसिप्रोकल ऑफ y तो यहाँ क्या मतलब हुआ x बराबर 1 बाय y। तो ये जो रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट या इफेक्टिव कैपेसिटेंस तो जो सारे रेसिप्रोकल जितने कैपेसिटर जोड़े हुए हैं सबका रेसिप्रोकल लेकर के जोड़ देना है तो ये आपका निकल जाएगा। यानी ये बात ध्यान रखना है। एक बात नोट करके कि द इफेक्टिव कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज लेस देन द लीस्ट ऑफ ऑल द इंडिविजुअल कैपेसिटेंस। जितना कैपेसिटेंस है ना तो जब इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे यानी C इक्विवेलेंट का मान हमेशा इंडिविजुअल से कोई भी हो, चाहे C1 हो या C2 हो या C3 हो, इससे छोटा होता है हमेशा जो है। यानी इस तरह का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट किया गया है टू गेट एन इक्विवेलेंट कैपेसिटर ऑफ मिक्स्ड कैपेसिटेंस, ये बात ध्यान रखना। तो यहाँ जो है सीरीज कॉम्बिनेशन जैसे हम लोग जो करते हैं उसके पीछे का वजह होता है टू गेट द लीस्ट कैपेसिटी। अब बारी है नेक्स्ट
पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा जरा ध्यान देना है। जैसे यहाँ 3 कैपेसिटर लिया गया है, एक C1 कैपेसिटेंस, एक C2 है और एक C3। अब इसको आप जोड़ेंगे ना तो सब कैपेसिटी अलग अलग, क्योंकि यहाँ भी वही मोटिव है, तीनों को रिप्लेस करना है और उसके बदले एक ला करके डालना है। यस, एक रिमूव सारे रिमूव करके एक क्या करना है, रिप्लेस करके अदर्स को लाना है। पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल इज सेम अक्रॉस। यहाँ जैसे मान लिया जाए कि ये जितने भी कैपेसिटर होते हैं सबके अक्रॉस पोटेंशियल का मान बराबर होता है। जैसे मान लीजिए इसको हटा लीजिए और यहाँ से ऐसे करके जोड़ देते हैं, इस तरह से, है ना, ऐसे जोड़ दिए। ऐसे अगर जोड़ देंगे तो यहाँ ए और बी रखेंगे, ये पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ये नेगेटिव टर्मिनल। सबके लिए आपको लिखना पड़ेगा VA माइनस VB, दूसरे के लिए भी VA माइनस VB, तीसरे के लिए भी VA माइनस VB लिखा जाएगा। इसका मतलब हुआ कि इसमें पोटेंशियल सभी कैपेसिटर के अक्रॉस सेम होता है, चार्ज अलग अलग होगा। Q बराबर C भी है। एक अब यहाँ देखिए पोटेंशियल आपका कांस्टेंट हो रहा है, सब जगह पोटेंशियल क्या हो रहा है जी, कांस्टेंट हो रहा है। इसका मतलब Q प्रोपोर्शनल टू V का मान बढ़ेगा, Q का मान यानी V अलग अलग होगा तो Q भी अलग अलग होता है। तो इसका मतलब हुआ कि अगर मान लिया जाए कि तीनों में चार्ज, एक में Q1, दूसरे में Q2, तीसरे में Q3 चार्जेज हैं, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल चार्ज इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। फॉर्मूले में बैठाइए Q1 बराबर C1 भी, क्योंकि V1 V2 V3 नहीं होगा, सबका पोटेंशियल, क्यों, क्योंकि Q बराबर क्या है, C भी है, इस जगह पर पोटेंशियल सबके लिए क्या है, बराबर है। तो यहाँ हो जाएगा Q1 बराबर C1 भी, Q2 बराबर C2 भी, Q3 बराबर C3 भी। अब सब इसमें मान बैठा दीजिए, यहाँ बैठा दिए। C इज द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। फिर वही बोले कि तीनों को रिप्लेस करना है और तीनों के बदले एक कैपेसिटर हम लोग को क्रिएट करना है। अब यहाँ क्या होगा, V तरफ दोनों साइड में कॉमन है तो ये वाला कट जाएगा। देखिए C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर इसी को आप ले चलते हैं आप CN, तो इसका मतलब C का मान हो गया CI इक्वल टू 1 अप टू N। यहाँ क्या हो रहा है जरा सा ध्यान, इसका अगर यदि इक्विवेलेंट आपको सही में बनाना है तो इसको आप ऐसे बना सकते हैं, ये इक्विवेलेंट आप लाइए और फिर इस तरह से आप खींच दीजिए, एक कैपेसिटर लाइए, यहाँ जो है बैटरी आप जोड़ दीजिए क्योंकि ये बैटरी है, और ये रहा C और टोटल चार्ज इसका इधर प्लस हो गया, इधर माइनस हो गया, टोटल चार्ज का मान वही रहेगा। The effective capacitance is the sum of individual capacitances। effective जो होगा, है ना, the effective capacitances is the sum, डायरेक्ट है, देखिए C1 plus C2 plus C3। Note the effective capacitance in parallel combination is larger than the largest of all the individual capacitances। जैसे एक सिंपल सा बात है, देखिए इसमें से सीधा हम लोग जोड़ रहे हैं, है ना, सीधा जोड़ रहे हैं। मान लिया जाए एक है 2 3 4, 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 2 3 5 और 4 9 हो गया। तो 2 3 4 से भी बड़ा है ना, ये जो 9 है, 9 माइक्रोफैराड जो आया है वो 4 से भी बड़ा है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि C की बदले, ये एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसमें से दो राय नहीं है, क्या एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। एक बात ध्यान रखें कि किसी भी कैपेसिटर को चार्ज जब हम लोग करेंगे, कैपेसिटर को चार्जिंग का जो प्रक्रिया होता है ना, the process of charging capacitor is equivalent to transferring charges from one plate to other plate। यानी एक प्लेट से जब इसको चार्ज करते हैं तो उतना ही वर्क डन करना पड़ता है जितना कि प्लेट से, जैसे यहाँ D की चार्ज ट्रांसफर करना है नेगेटिव प्लेट पर, तो ये वर्क डन उतना के बराबर होता है। मैंने बताया आज कैपेसिटर इज गोइंग टू बी चार्ज अप्लाइंग बैटरी, जैसे यहाँ बैटरी इस्तेमाल किया जा रहा है, तो किसी भी कैपेसिटर को चार्ज करने का मतलब हुआ कि भाई ये समतुल्य होता है एक प्लेट से दूसरी प्लेट। यानी ध्यान रहे कि ये एरिया ये है, इसका जो एरिया ये है, बीच का सेपरेशन B है, ठीक।
तो ये जो है जब चार्ज हम लोग करते हैं तो इक्विवेलेंट माना जाता है, इसके साथ इक्विवेलेंट माना नहीं जाता है, वो समतुल्य है ना, एक प्लेट से दूसरे प्लेट में चार्ज को ट्रांसफर करने की। तो द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग कैपेसिटर इज इक्विवेलेंट टू ट्रांसफरिंग चार्जेस फ्रॉम वन प्लेट टू अदर प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। The moment of charging starts, there is a potential difference between the plates. Therefore, if two transfer charges against the potential difference, some work is to be done. हाँ जी, तो यहाँ साफ हो जाता है कि जैसे आप चार्ज स्टार्ट करते हैं तो जाहिर सी बात है इस मूवमेंट में एक पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा, और फिर इस बैटरी को चार्ज करने के लिए इसको एक पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है। भाई पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है, इसका मतलब कहीं न कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ सीधा सा बात है इस जगह पर इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है और इसके द्वारा अगर इसके अगेंस्ट में या इसके द्वारा वर्क डन होता है तो पीछे का लेक्चर देखिए पता चलेगा कि ये कंजर्वेटिव फोर्सेस के द्वारा या उसके अगेंस्ट में वर्क डन जो होगा वो पोटेंशियल एनर्जी के रूप में शुरू होता है। एकदम क्लियर कट बात। तो यहाँ जो है ना पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसके अगेंस्ट में वर्क डन करना पड़ता है। दिस वर्क डन इज स्टोर्ड एज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इन द कैपेसिटर। ये जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के रूप में स्टोर होता है। अब आता है कि मान लिया जाए कि एक dq with charge transferred against the potential difference is work done, है ना। मान लिया जाए कि dq जो है अभी यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप हो गया है, ठीक, तो भी अगर इसके अगेंस्ट में सेटअप हो गया तो अब अगर चार्ज हम लोग यहाँ से सेट देना चाह रहे हैं dq, ठीक है, पॉजिटिव प्लेट पर, तो इस पोटेंशियल डिफरेंस के अगेंस्ट में या v डैश के अगेंस्ट में क्या करना पड़ेगा, वर्क डन करना पड़ता है। तो ये वर्क डन जो है इसी का वैल्यू निकालना है। जैसे कि हम जानते हैं कि ये वर्क डन जो होता है डायरेक्टली पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी होता है, पक्का बात है, ये देखिए आपको मिल जाएगा। एक एकदम इधर उधर की बात नहीं, सीधी सी बात कहा गया था पोटेंशियल में। पोटेंशियल जब हम लोग एब्सोल्यूट पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की बात बोला गया था तो वहीं क्लियर कट दिया गया था कि चूंकि ये वर्क डन इलेक्ट्रिक फील्ड यानी इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट में होता है, और इसीलिए इस बात को ध्यान रखें कि जब भी कभी कंजर्वेटिव फोर्स के अगेंस्ट में या बाय कंजर्वेटिव फोर्स से अगर वर्क डन किया जा रहा है तो वो सीधा पोटेंशियल एनर्जी कहा जाएगा। यही बात यहाँ किया गया है ना। जैसे V बराबर क्या हो जाएगा, W/Q। अब मान लिया जाए कि आप छोटा सा चार्ज ट्रांसफर कर रहे हैं, जाहिर सी बात है ये dW होगा, और dW होगा इसका मतलब हुआ कि इधर से अगर सॉल्व करें तो dW बराबर VdQ होगा, पक्का हो गया। dU बराबर dW VdQ हो गया। अब देखिए यहाँ सीधी सी बात है कि Q बराबर होता है CV, तो V इक्वल टू निकालेंगे तो Q/C हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग क्या किए हैं, ये Q/C रखा गया इनटू dQ हो गया। अब है टोटल वर्क डन या एनर्जी ट्रांसफर चार्ज Q, अगर यही टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज हम लोग Q को ट्रांसफर करना है देन हाउ मच वर्क इज टू बी डन। तो इसको हम लोग को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, 0 से Q लेना पड़ेगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 0 टू Q। तो ये जो है आप ऐसे शॉर्ट लिख सकते हैं, नहीं तो इंटीग्रेशन अगर करना है तो यहाँ करके हम दिखा देते हैं। देखिए यहाँ C कांस्टेंट है कैपेसिटेंस प्रोपोर्शनल टू साइन के, और वैसे भी यहाँ जो हम लोग कैपेसिटेंस पढ़ रहे हैं वो वेरिएबल कैपेसिटेंस का थोड़ा ही है, तो कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से हम लोग बाहर निकाल सकते हैं U इक्वल टू 1/C, और ये रहा 0 टू Q। अब यहाँ बचेगा 0 टू Q, और ये बच गया Q dQ। यहाँ कुछ नहीं, पावर तो 1 है ना, x टू द पावर n dx, यहाँ हो जाएगा x टू द पावर n+1 डिवाइडेड बाय n+1। ये बात सबको पता है। तो यहाँ भी आप इसको ऐसे कर सकते हैं 1/C, और ये इंटीग्रेशन हो गया 1+1 डिवाइडेड बाय 2, और फिर ये 2 बाहर चला आएगा, और यहाँ से आपका लिमिट है कितना से कितना, 0 से Q, 1/2C हो गया। अब ये बच गया आपका कितना, Q²। अब फिर क्या कीजिए 1/2C हो गया। अब ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट,
अब यहाँ हम लोग बैठा देंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो यहाँ क्यू स्क्वायर है, क्यू स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ गया आपका क्यू स्क्वायर बाय 2c, यानी u का मान जो है, u का मान जो है आपका आ रहा है कितना, तो u का मान आ गया u इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बाय 2c। अब q बराबर क्या होता है जी, q बराबर होता है cv, है ना, q बराबर, क्योंकि q का मान हो गया cv, आप यहाँ बैठाइए तो ये हो जाएगा u, ये हो जाएगा c स्क्वायर v स्क्वायर बाई 2c, एक c कट गया, देयरफॉर u बराबर हाफ cv स्क्वायर। ठीक, यहाँ जो है cv स्क्वायर आपका आंसर आ जाएगा, यानी इस जगह पर देखिए cc कट गया, कैपेसिटेंस एक तो कट जाएगा, तो u बराबर आ गया 1/2 cv स्क्वायर। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं जैसे दिखाया गया है, या नहीं तो डायरेक्टली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये रहा डायरेक्टली यहाँ लिखा हुआ है, ये रहा u बराबर हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो इसी को सॉल्व करके cv स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर यहाँ जो है v का मान आप तोड़ करके इसको फिर बना सकते हैं, जैसे यहाँ u का दूसरा फॉर्म हो गया, जैसे cv कर दीजिए, u बराबर क्या हो गया, q इज इक्वल टू cv, है ना, तो cv मतलब q हो गया और एक तो v बचेगा ना, v स्क्वायर, है ना, देख लीजिए इसको कैसे किए हुए हैं, ये रहा, जरा देखते हैं तुरंत, यहाँ हो गया u इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर हो गया। अब इसको u इज इक्वल टू 1/2 cv गुना v लिख सकते हैं, ये हो गया q, तो ये हो जाएगा कितना, हाफ q v। इस तरह से एनर्जी का मान निकाल दिया गया, बट इट इज फॉर ओनली वन कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर के लिए है। अगर फिर हम लोग सीरीज और पैरेलल में काम करना चाहते हैं तो ये मान बदलेगा। तो ये एक इम्पोर्टेंट एक्सप्रेशन है जो एग्जाम में आने वाला है। फिर आगे बढ़ते हैं, एनर्जी डेंसिटी मतलब हुआ एनर्जी जो स्टोर किया पर यूनिट वॉल्यूम, इसी को एनर्जी डेंसिटी कहते हैं। कैसे निकालेंगे, तो एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल टू हाफ cv स्क्वायर, लेकिन यहाँ देखिए बट C इज इक्वल टू एप्सिलॉन बेस नॉट बाई टी, और हम लोग ये बात जानते हैं V इज इक्वल टू ईडी पहले निकाला गया है, तो यहाँ हम लोग U बराबर हाफ C, और ये देखिए C की जगह पर हम लोग ये लिख सकते हैं एप्सिलॉन बेस नॉट है, देखिए तो ये जो है यहाँ ऐसे बैठा सकते हैं 1/2 एप्सिलॉन बेस नॉट A बाई D था, लेकिन यहाँ जो है V बराबर ईडी होता है, तो सॉल्व अगर हम करें तो यहाँ जरा सा दिखा देते हैं, और U बराबर हो जाएगा, तुरंत हो जाएगा 1/2 C का मान है एप्सिलॉन बेस नॉट A बाई D, और V का मान देखिए ये हो जाएगा V स्क्वायर, V स्क्वायर का मतलब हुआ E स्क्वायर, और ये रहा D स्क्वायर, एक D आपका कट जाएगा, U इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन बेस नॉट A E स्क्वायर D हो गया। एक अब क्या है E AD, यानी यहाँ जो AD हम यहाँ अगल बगल में रखे हुए हैं, एक इसको हम रख भी देते हैं इस जगह पर, अगल बगल में अच्छा रहेगा, समझ में ज्यादा आएगा। चलिए AD कर देते हैं इस जगह पर AD, और ये रहा E स्क्वायर। अब AD जो है वो दरअसल वॉल्यूम है, कैसे देखिए यहाँ तुरंत आपको दिखा रहे हैं ये वॉल्यूम कैसे हुआ, पीछे जाते हैं यहाँ से पता चल जाएगा हम लोग को। ये देखिए एरिया हो गया, क्यूबिकल शेप आ रहा है, तो ये एरिया हो गया, ये D हो गया, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो क्या हो जाएगा, वॉल्यूम हो जाएगा। इसका मतलब हुआ कि यहाँ हम लोग इसको वॉल्यूम के तरह ट्रीट कर सकते हैं, और ये सीधा इधर एडी ले आए, ये देखिए एडी इधर आ गया, मतलब एनर्जी बाय वॉल्यूम, इसको हम लोग U टू द पावर दर्शा सकते हैं, या स्मॉल u बराबर लिख सकते हैं, स्मॉल u, यानी ये हो गया
एनर्जी बाय डेंसिटी 1/2 एप्सिलॉन बेस नॉट ई स्क्वायर। इसका जो होता है एनर्जी, इसका जो है ये हो गया जूल होगा, ये हो गया जूल और ये हो गया मीटर क्यूब। तो इसका मतलब है SI यूनिट ऑफ एनर्जी डेंसिटी जूल और इनटू मीटर टू द पावर -3। एनर्जी डेंसिटी जनरलाइज एज एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड। एक बात याद रहे कि जनरलाइज किया जाता, सामान्य तौर पर इसको कहा जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। अब आता है एनर्जी स्टोरेज सीरीज कम्युनिकेशन। हम क्या बोले थे जस्ट इसके पहले कि भाई अगर आप इसको निकालते हैं तो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम या ये जो मान होगा ना एनर्जी डेंसिटी का जो अभी हम निकाले हैं, तो इसका सीरीज में और पैरेलल में मान बदलेगा, अलग अलग मान होगा। देखिए कैसे, एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटी। सीरीज में क्या था 1/c बराबर 1/c 1 + 1/c 2 + 1/c 3 + 1/cm। अब यहाँ देखिए u बराबर हाफ q² c होता है। अब क्या होगा कि q² आप कॉमन लीजिए, क्योंकि बताया हुआ था कि सीरीज में सब में जो चार्ज का अमाउंट होता है वो समान स्टोर किया जाता है। एक नजर डाल लेते हैं सीरीज में, देख लेते हैं कि भाई ये सही है या नहीं। तो सीरीज ग्रुपिंग में चलते हैं। सीरीज ग्रुपिंग में आपको बताया गया था कि सारे कैपेसिटर पर चार्ज स्टोर जो होता है वो बराबर होता है। देखिए क्यू 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 हो गया, तो सब में चार्ज जो है बराबर स्टोर किया गया है। दैट्स व्हाई हम लोग यहाँ क्यू को कॉमन ले सकते हैं, और जैसे ही क्यू कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा देखते हैं। एनर्जी यहाँ क्या हो जाएगा, एनर्जी डेंसिटी जनरलाइज है, ये वाला जो है जनरलाइज करके रखना है। ये क्या होता है पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द फील्ड होता है, ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ध्यान रहे क्या बोला जा रहा है, एनर्जी डेंसिटी जनरलाइज, ये सामान्य तौर पर बोला जाता है एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम किसके, तो ये किसके लिए बोला जा रहा है, फील्ड के लिए। डोंट बी सिली, कभी भी कैपेसिटर का नाम नहीं लेना है बल्कि उसके फील्ड के लिए लेना है। एनर्जी स्टोर्ड इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, ये रहा। ये देखिए ये वाला सूत्र हम लोग को आसान पड़ेगा, 1/q²/c। तो सब में q बराबर है, q ले लिए कॉमन। अब इस सीरीज में c इक्विवेलेंट होगा, है ना, यहाँ c इक्विवेलेंट होगा, और c इक्विवेलेंट का मान हो जाएगा 1/c 1 + 1/c 2 + 1/c 3 + 1/cn। अब अगर यदि इसको हम लोग q को अंदर ले जाए तो q²/cn, q²/c2 q²/c3 q²/cn होगा, और q²/c बराबर होता है क्या, ये वाला पूरा अंदर कर देंगे। ठीक, तो ये वाला जब अंदर गुना होगा तो ये u1 हो जाएगा, इसके लिए u2 हो जाएगा, इसके लिए u3 हो जाएगा, और इसके लिए un हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि टोटल एनर्जी डेंसिटी का मान जो होता है, जो इक्विवेलेंट स्टोर करेगा उसका मान हो जाएगा जो इंडिविजुअल स्टोर करते हैं उसके बराबर हो जाएगा, u1 + u2 + un। अर्थात टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सिस्टम ऑफ इज द सम ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडिविजुअल कैपेसिटर। यानी एक अगर इंडिविजुअल हम लोग एक कैपेसिटर बना रहे हैं बहुत सारे कैपेसिटर के बदले, तो एक बात ध्यान रहे कि जितना अलग अलग कैपेसिटर स्टोर करेगा एनर्जी उनको हम जोड़ देंगे इसके लिए सीरीज ग्रुपिंग के लिए, तो ये आपका निकल जाएगा। तो यहाँ ध्यान देना है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ एक कि भाई एनर्जी डेंसिटी का मान कितना होता है, तो हो सकता है स्मॉल u लिखा हुआ हो या u⁻1/2 एप्सिलॉन बेस नॉट e²। ये रहा। अब आते हैं, जाहिर सी बात है कि जब पैरेलल की बात, सीरीज की बात आई तो पैरेलल का आएगा। पैरेलल में आपको क्या बताया गया है कि भाई इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो बराबर होता है, सबको पता है, अभी तुरंत बताया हुआ है, आप इसको फिर से पीछे जाकर के देख सकते हैं। ये रहा पैरेलल कॉम्बिनेशन, और इसमें से देखिए सब में पोटेंशियल डिफरेंस का मान इक्वलाइज किया हुआ है, यानी इक्वल होता है। जाहिर सी बात है कि सब में पोटेंशियल डिफरेंस का मान, तो हाफ सीधी स्क्वायर का इस्तेमाल कीजिए, है ना, तो हाफ सीधी स्क्वायर का हम लोग बात करेंगे, और हाफ सीधी स्क्वायर से इसको हम लोग निकालना चाहिए। चलिए तो इसमें से पैरेलल में आते हैं और पैरेलल का ले लेते हैं तुरंत
है। एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर क्या होगा, ये देखिए इक्विवेलेंट का है ना, U बराबर हाफ सी वी स्क्वायर, और सीरीज में क्या होता है C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस Cn, सीधा बैठा देना है। जब आप इसको अंदर करेंगे तो क्या हो जाएगा, हाफ सी वी स्क्वायर, हाफ सी C2 वी स्क्वायर, हाफ C3 वी स्क्वायर, आपको प्लस प्लस लेते चले जाएंगे, हाफ Cn वी स्क्वायर। इसका मतलब U का मान हो जाएगा U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस 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 Un. The total energy stored in the system is the sum of energy stored in the individual capacitor। यानी जो सिस्टम बना है आपका या इक्विवेलेंट में जो एनर्जी स्टोर होगा वो अलग अलग जो कैपेसिटर्स हैं वो सब के एनर्जी को जोड़ देंगे तो उसके बराबर हो जाएगा। अब क्या होता है, ये तो हो गई बात कि बाहर से हम दे रहे हैं, ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, तो अब दूसरा इसका पड़ाव क्या होता है कि लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन द कैपेसिटर इन पैरेलल। हाँ भाई देखिए, अगर दो कैपेसिटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट करते हैं, सीधी सी बात, एक कैपेसिटर लिए, ये कैपेसिटर हो गया, अब अगर एक कैपेसिटर को आप ठीक इसके पैरेलल कनेक्ट करते हैं, जैसे कि यहाँ कनेक्ट किया जा रहा है, तो क्या होगा कि जैसे हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, देयर विल बी लॉस ऑफ एनर्जी। यस, ये जो एनर्जी स्टोर किए हुए हैं ये लॉस ऑफ एनर्जी होता है। जैसे मान लिया जाए कि इसमें से पहले कंसीडर टू कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटेंस C1 C2 दोनों मान लेते हैं, एक का मान C1 है इसका कैपेसिटेंस और एक का C2। अभी जो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 है, एक पर चार्ज Q1 एक में प्लस होगा एक में माइनस होगा, है ना, और एक में फिर यहाँ प्लस Q2 और ये माइनस Q2 हो गया। अब मान लेते हैं कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस अभी V1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है। तो कंसीडर टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस C1 एंड C2 एंड चार्ज जो दिए गए हैं वो C1 एंड C2 है, पोटेंशियल डिफरेंस जो दोनों के बीच में है वो है V1 एंड V2। अब क्या है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अनुसार इन एन आइसोलेटेड सिस्टम को ट्रीट कर रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ, आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब हुआ एक ऐसा निकाय, एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा बॉडी जिसका संबंध बाहर से बिल्कुल नहीं हो, तो उसमें से क्या होगा कि टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, टोटल चार्ज रिमेन्स कांस्टेंट, यानी एक मेंबर देगा दूसरे के पास रहेगा तो टोटल जो चार्ज होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। अरे टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग बराबर टोटल चार्ज बिफोर शेयरिंग। अब आफ्टर शेयरिंग का मतलब हुआ कि जब ये दोनों मिलेगा ना तो एक समय ऐसा आएगा जब पोटेंशियल का मान बराबर हो जाएगा और Q बराबर होता है CV, है ना। एक समय ऐसा आएगा जब ये क्या होगा, दोनों का पर ये देखिए बिफोर शेयरिंग है, ये बिफोर शेयरिंग दिखाया गया है, बिफोर शेयरिंग। अब इसी चीज को अगर हम लोग ऐसे बना करके दिखाते हैं कि भाई देखो अब ये शेयर कर चुका है और शेयर जब करेगा तो परिस्थिति बदलेगी। चलिए परिस्थिति बदल के देखते हैं। ये रहा कैपेसिटर, ये रहा कैपेसिटर, दोनों कैपेसिटर अब जो है कनेक्ट करके एक कॉमन पोटेंशियल गेन कर लिया है। ये पोटेंशियल भी है, ये भी पोटेंशियल भी हो चुका है, लेकिन भाई कैपेसिटी जो है C1 और C2 आदत तो बदलेगी नहीं, जो एबिलिटी है वो कंटिन्यू रहेगा। G बराबर CV, तो CV मतलब हुआ जैसे यहाँ लिखेंगे Q1, यहाँ जो है बिफोर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग क्या हो रहा है दोनों में, यहाँ दोनों का चार्ज दिखाना है, तो ये आप अगर दिखाएंगे तो क्या हो जाएगा Q बराबर CV अगर हम लोग लिखते हैं तो इसका मतलब हुआ C1 भी प्लस C2 भी, तो भी यहाँ कॉमन चला जाएगा। बिफोर में क्या था Q1 बराबर C1 V1 और इसका हो जाएगा C2 V2। अब इसमें से देखिए V कॉमन है, V अगर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा C1 प्लस C2 हो जाएगा, तो V बराबर ये कॉमन पोटेंशियल होता है, ये कॉमन पोटेंशियल। जाहिर सी बात है जब लॉस कहा जा रहा है ना तो पहला एनर्जी डेफिनेटली ज्यादा होगा। चलिए देखते हैं पहला एनर्जी, टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग
पहले वाले का हो जाएगा यू आई बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑफ शेयरिंग हाफ C1 C2 इंटू V स्क्वायर। अब ये दोनों को माइनस अगर हम करेंगे तो यहाँ देखिए क्या होने वाला है, यू आई माइनस यू एफ। तो यू आई का मान आपका कितना है, देखिए हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 1/2 और ये रहा C1 C2 और इंटू V स्क्वायर। V स्क्वायर का मान अगर पीछे देखें तो पता चलता है कि कॉमन पोटेंशियल का मान C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय C1 C2 है। तो यहाँ हम लोग इसको ऐसे ले सकते हैं, कॉमन पूरे में 1/2 ले लीजिए, ये डेल्टा यू कह सकते हैं 1/2। ये हो गया C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस C1 प्लस C2 और ये हो गया C1V1 प्लस C2V2 डिवाइडेड बाय, देख लेते हैं क्या है कॉमन पोटेंशियल C1 C2 डिवाइडेड बाय C1 C2 हो गया C1 C2, ये रहा C1 C2 और इसका हो गया होल। तो जैसे यहां हम लोग स्क्वायर किए होल, ये जैसे होल स्क्वायर हम लोग करेंगे तो यहां जैसे इसको आप ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, और डेल यू बराबर क्या हो जाएगा 1/2 और ये रहा C1V1 स्क्वायर C2V2 स्क्वायर और माइनस ना कर दीजिए C1 प्लस C2, ये रहा और ये रहा C1V1 प्लस C2V2, इसका होल स्क्वायर अलग कर लीजिए, इसका होल स्क्वायर अलग कर दीजिए और इसका C1 C2 का जो है इसका होल स्क्वायर अलग कर दीजिए। अब इसमें से क्या होगा, इसका अलग कर दिए, अब इसमें से क्या होगा कि ये वाला स्क्वायर आपका कट जाएगा, ये वाला कट गया, नीचे बचा एलसीएम लेंगे तो आपका फाइनल रिपोर्ट ये आने वाला है, हमें बस खाली एलसीएम लेना है, ये रिपोर्ट आ गया। अब एक बात समझिए कि यू आई माइनस यू एफ अगर लॉस हो रहा है तो ग्रेटर देन 0 होगा, यानी अगर ये डेल्टा यू बच रहा है इतना, डेल्टा यू का मान इतना बच रहा है, ये वाला वैल्यू जो है वो आ रहा है, देख रहे हैं यू आई एंड यू एफ नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ग्रेटर देन 0 है, और ग्रेटर देन 0 है इसका मतलब हुआ कि यू आई ग्रेटर देन यू एफ। ध्यान रखना है व्हेन a capacitor is going to lose its energy, इसका मतलब हुआ कि इनिशियल एनर्जी जो स्टोर किया हुआ है कैपेसिटर के पास वो निश्चित रूप से ज्यादा होगा। Therefore there is some loss of energy when two charge capacitors are connected together। ये बात साफ हो गया कि दो कैपेसिटर को अगर हम लोग टुगेदर कनेक्ट करते हैं तो लॉस ऑफ एनर्जी होगा। The loss of energy appears as heat। अब रहा कि जो वायर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए तो बोल रहे थे कि जितना आप वायर कनेक्ट करेंगे वहां लॉस ऑफ एनर्जी होगा, है ना, थॉमसन इफेक्ट। यस, ये भले 12 के सिलेबस में नहीं है लेकिन कभी कभी तो इसको पाला पड़ेगा क्योंकि कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जिससे बचा नहीं जा सकता, उसमें से एक ये भी है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि therefore there is some loss of energy when two charge capacitors are connected together। The loss of energy appears as heat and the wire connecting the two capacitors may become क्या होता है, hot हो जाता है। Whenever you are going to connect two capacitors, ये जब लॉस ऑफ एनर्जी करेगा ना भाई तो क्या होगा कि ये जो वायर कनेक्ट किए हुए हैं वो क्या होता है, हॉट हो जाता है। मीन्स यहाँ एक बात साफ हो गया कि एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट एनर्जी। तो ये रहा एनर्जी लॉस का कहानी। अब आगे के बारे में चलते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स। देखिए अभी तक जो भी जर्नी था वो उसमें से हम लोगों ने कभी भी डाइलेक्ट्रिक्स का नाम नहीं लिया, नेवर, एक बार भी डाइलेक्ट्रिक्स का नाम नहीं लिया गया, डाइलेक्ट्रिक्स का यूज भी नहीं किए,
सिर्फ ड्राई एयर बीच में से ज्यूम करके और सारा काम किया गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक कैपेसिटर ऐसा चाहिए जिसमें से और भी बढ़े, कैपेसिटी का मान और भी बढ़े, और ज्यादा वो चार्ज स्टोर कर सके, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा डाइलेक्ट्रिक्स के सर्च में। यानी कुछ ऐसे मटेरियल्स हम लोग को कलेक्ट करना है। वैसे तो बहुत लगभग जितने भी इंसुलेटर्स होते हैं तो इंसुलेटर्स को डाइलेक्ट्रिक से ही कहा जाता है, लेकिन एक प्रॉपर डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल हम लोग कैसे कर सकते हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए a molecule in which the center of positive charge does not coincide with the center of negative charge is called a polar molecule। पोलर मॉलिक्यूल का मतलब हुआ कि जिसमें से डायपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं है ना। जब डायपोल मोमेंट का मान जीरो नहीं हो, इसको मैथमेटिकली अगर हम लोग देखें तो यहाँ जैसे दिखाया हुआ H2O, तो आप एक लाइन खींच करके, जैसे ये है मान लीजिए माइनस माइनस है और ये है प्लस और ये है प्लस, आप एक लाइन खींच करके तीनों का जो है सेंटर ऑफ पॉजिटिव एंड सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेज आप कोइंसाइड करवा ही नहीं सकते, कोई गुंजाइश नहीं होगा। तो इसका मतलब हुआ कि H2O जो है वो क्या है, पोलर है। पोलर मॉलिक्यूल्स डज नॉट हैव एनी सिमेट्रिकल शेप, ये बात याद रखना है। जैसे HCl हो गया, H2O हो गया, NH3 हो गया, CO2 हो गया, अल्कोहल हो गया, बहुत सारे मटेरियल्स हैं जो पोलर नहीं होते हैं। अब है कि पोलर में क्या होगा, व्हाट विल हैपन, क्योंकि देखिए ये एक डायपोल है और डायपोल मूवमेंट जो होता है ना, डायपोल जब हम लोग एक इलेक्ट्रिक डायपोल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर क्विकली टॉर्क लगता है और ये टॉर्क की वजह से पॉजिटिव चार्ज फील्ड की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव चार्ज फील्ड के बियॉन्ड चला जाता है। यानी हम यहाँ बात कर रहे हैं व्हाट विल हैपन व्हेन अ पोलर मॉलिक्यूल इज प्लेस्ड। जैसे हम लोग जान गए कि जितना भी ये सिमेट्रिकल शेप नहीं होता है, जैसे यहाँ H2 दिखाया गया है, H2O, NH4, CO, तो अल्कोहल से, तो सबका सब जो है वो क्या है, नन यानी पोलर है, इसके डायपोल मूवमेंट होते हैं। और एक बात सीधा समझिएगा भाई, जब एक इलेक्ट्रिक, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गया, अभी यहाँ समझने के लिए देखेंगे, अब एक डायपोल हम लोग रखे हैं तो डायपोल का इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बाएं से दाएं दिखाया जा रहा है, जैसे ये इलेक्ट्रिक दिखाया जा रहा है, इसका मतलब इधर कहीं पॉजिटिव चार्ज है, उधर कहीं नेगेटिव चार्ज है। जाहिर सी बात है ये पॉजिटिव चार्ज किधर जाएगा, नेगेटिव चार्ज की तरफ, यानी ये आपका एलिंग कर जाएगा, पैरेलल हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग। ये पीछे बताया हुआ है डायपोल में से, तो वहां ध्यान रखिएगा कि जब एक डायपोल को लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो ऐसी घटना घटेगी कि ये जो पॉजिटिव पोल्स होते हैं वो फील्ड की तरफ चला जाएगा और नेगेटिव पोल जो है वो फील्ड के विपरीत दिशा में आ जाता है। चलिए फटाफट देखते हैं। ये रहा आपका है ना इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन पोलर मॉलिक्यूल्स। अभी देखिए रैंडमली अरेंज है ना, जैसे मन बुझाया वैसे। तो यहाँ जो नेट डायपोल मूवमेंट पूरे मटेरियल का होता है वो जीरो हो जाएगा। अब बचा in absence of external electric field the permanent dipole moment of molecules orient in random direction and hence the net dipole moment जो होगा वो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। रैंडम, एक का प्लस एक का माइनस जैसे बन जाए वैसे है, जिगजैग मैनर में अरेंज होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग प्लेस करते हैं तो क्या होगा कि पॉजिटिव लिंक इधर चला आता है और नेगेटिव जो है ये अपोजिट साइड में आ जाएगा। देखिए पॉजिटिव एक साइड में चला आया और नेगेटिव एक साइड में। When electric field is applied, the dipoles orient themselves in a regular fashion and hence dipole moment is induced। तो जो डायपोल मोमेंट, नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा था, यहाँ जो है कंप्लीटली इस जगह पर जो डायपोल मोमेंट शून्य था अब शून्य नहीं होगा। कंप्लीट एलिंगमेंट नहीं संभव है ना, क्योंकि जिस समय ये एलिंग करता है ना उस समय क्या होगा कि टेम्परेचर राइज कर जाता है और टेम्परेचर सबसे बड़ा दुश्मन होता है इसका। तो सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं एलिंग नहीं करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन यहाँ जो है जो नेट डायपोल मोमेंट जीरो हो रहा था उसकी जगह पर अब डायपोल मोमेंट जीरो नहीं होगा। अब यहाँ एक बात का ध्यान रखें कि पोलर मॉलिक्यूल्स के पास अपना डायपोल मोमेंट
लेकिन रेंडम, जैसे एक सीपीयू का बात है, देखिएगा बहुत सारा आदमी आपको मिलेगा जिसके पास बहुत सारा सुविधा है, परंतु वो जो रहने सहने का जो ढंग होता है ना, बड़ा अजीब टाइप का रहेगा, है ना। लगता है कि ये दुनिया में माने ये ऐसा रहेगा, ये देखने के बाद ही लगेगा कि एक कैसा आदमी है। उसी तरह से वही है, ये कूलर है, इसके पास बहुत कुछ होने के बावजूद भी इसके लक्षण की वजह से, है ना, इसका जो हैबिट्स है वो उसकी वजह से इसका नेट डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है। लेकिन जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको प्लेस किया गया तो इसमें से जो नेट डायपोल मोमेंट 0 हो रहा था, अब नेट डायपोल मोमेंट 0 नहीं होगा। हालांकि सारे मॉलिक्यूल एलिंग नहीं करते हैं, लेकिन अगर देखा जाए तो एक कुछ जो पार्ट इसका होता है, मेजर पार्ट एलिंग कर जाएगा, माइनर पार्ट जो है वो एलिंग नहीं करता है। इसका मतलब इसके पास था एडिशनल किसी भी तरह का डायपोल मोमेंट इसमें से एग्जिस्ट नहीं करता है। अब आते हैं नेक्स्ट नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। A molecule in which the center of positive charges coincide with the center of negative charges, मतलब ठीक उसके उल्टा। देखिए यहाँ क्या है कि एक लाइन खींचेंगे तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का जो सेंटर है वो कोइंसाइड कर जाएगा, इसका अपना कोई डायपोल मोमेंट नहीं होता है। अब यहाँ आते हैं मॉलिक्यूल इन व्हिच द सेंटर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस कोइंसाइड विद द सेंटर ऑफ नेगेटिव चार्जेस इज कॉल्ड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैव सिमेट्रिक शेप होता है, सुनिश्चित आकार होता है, जैसे N2 हुआ, CH4 हुआ, O2 हुआ, C6H6 हुआ, ये सब जो है जो आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, these have the symmetric structure। अब इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, देखिए अभी तो बाहर में तो इसका इंडिविजुअल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसका भी अपना डायपोल मोमेंट होता है, तो यहाँ तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। यहाँ डायपोल मोमेंट का मान 0 होता है। In the absence of external electric field, the effective positive and negative charges centers coincide and hence dipole moment is not formed. But whenever, जैसे इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया जाता है, what will happen? When electric field is applied, the positive charges are pushed in the direction of electric field, और negative electrons जो होते हैं वो pulled होता है direction opposite to the electric field due to separation of effective centers of the positive and नेगेटिव चार्जेस डायपोल इज फॉर्म। अब इसको जरा सा आप भाई न्यूक्लियस असाइड होता है, ऐसा मत समझिएगा कि इसमें प्रोटॉन है तो प्रोटॉन मूव कर रहा है, नहीं। देखिए यहाँ न्यूक्लियस इधर दिखाए हैं दोनों का न्यूक्लियस इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब हुआ इधर पॉजिटिव है, इधर नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है इसमें से पॉजिटिव चार्ज है तो ये एलिंग कर जाएगा इसके तरफ, तो along the direction of electric field, और इलेक्ट्रॉन्स जो पीला कलर का दिखाया हुआ है वो भाग जाएगा आपका किधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट, क्योंकि इधर पॉजिटिव चार्ज है तो एक एप्रेसिबल यानी सेपरेशन क्रिएट हो जाता है। और हम लोग जानते हैं कि P बराबर होता है 2L गुना Q, तो चार्ज तो है ही प्लस माइनस, और ये जो एप्रेसिबल जो एक जो इस जगह पर सेपरेशन आया उसी के वजह से इसमें डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट करता है। दोनों में अंतर है, इसमें डायपोल मोमेंट नहीं था, उसमें पहले वाले में पोलर में था, लेकिन अपने लक्षण की वजह से उसका नेट डायपोल मोमेंट का मान 0 हो रहा था, इसमें नहीं है। लेकिन ये क्या होता है कि जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई करते हैं तो जो पॉजिटिव आंटी जो होता है वो पुश होता है इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और इस तरह से एक इफेक्टिव सेंटर्स के बीच में एक प्रभावकारी दूरी उत्पन्न होता है 2L, और जो हम लोग का डायपोल का शब्द है वहाँ यहाँ अक्सर पालन किया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ डायपोल मोमेंट एग्जिस्ट कर जाता है। अब आगे की तरफ बढ़नी है, तो भाई अब डाइलेक्ट्रिक की बात आती है। ठीक, ये जनरली a non-conducting medium or insulator is called dielectric, specifically the non-conducting material in which the induced charges are produced on their basis on the application of electricity are called dielectric। तो सबसे पहला बात ये बात समझिए, हम लोग जो है आदमी बड़ा विचित्र प्राणी है, सुविधा के अनुसार काम करता है। दरअसल होता क्या है कि हम लोग के जीवन में स्विच ऑन और स्विच ऑफ की आदत है। स्विच ऑन होना चाहिए, काम होना चाहिए, स्विच ऑफ हुआ माने काम खत्म।
हमारा ये कहना है भाई कि दोनों जो डाइलेक्ट्रिक्स अभी हम लोग देखे आने दो, पोलर एक नॉन पोलर, दोनों एक तरह के इंसुलेटिंग मटेरियल्स होते हैं। हम लोग को स्विच ऑन ऑफ से मतलब है, तो इट इज बेटर टू गो विद द नॉन पोलर, क्योंकि जब आप नॉन पोलर में क्या करेंगे, स्विच ऑन करेंगे तो सारी घटनाक्रम जो है शुरू हो जाएगा, और इसमें जो है पहले से था, यानी पोलर में पहले से था, फिर उसमें से जो है एलिमेंट होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, बहुत सारी खामियां उसमें से आ सकती हैं। वैसे आप डाइलेक्ट्रिक्स का इस्तेमाल दोनों तरह के मटेरियल को कर सकते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रहे, नॉन कंडक्टिव मटेरियल विच इज इंड्यूस चार्जेस ऑफ अपोजिट फेसेस, जब हम लोग एप्लीकेशन करें और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो अपोजिट फेसेस, जैसे ये डाइलेक्ट्रिक्स है, डाइलेक्ट्रिक्स में से आप इसको पोलर मानिए बेहतर होगा, नॉन पोलर मानिए बेहतर होगा। स्ट्रैचिंग होगा तो जिधर ये है प्लेट पॉजिटिव और ये रहा नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन हम लोग पॉजिटिव, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ई नॉट जो दिखाया गया है वो है पॉजिटिव प्लेट से, यानी P1 से किधर P2 के तरफ। जाहिर सी बात है पॉजिटिव चार्जेज लिंक करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, और नेगेटिव चार्जेज लिंक करेगा अलोंग द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, यानी अगेंस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ क्या होता है, एक पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन अभी कितना बार दिखा चुके, इधर पॉजिटिव है और इधर नेगेटिव, तो इसका पॉजिटिव नीचे है, नेगेटिव ऊपर है, तो इसका मतलब ये पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मान हो गया। अब जरा सा यहाँ देखना है, इधर नॉन कंडक्टिंग मटेरियल induced charges are produced on their faces on application of electric field are called electric dielectrics। यानी एक ऐसा नॉन कंडक्टिंग मटेरियल, इंसुलेटिंग मटेरियल जिसके क्रॉस अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें तो इसमें से अपोजिट फेसेस पर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस इंड्यूस हो जाए, प्रेरित हो जाए, तो इसी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं। ज्यादातर एयर का इस्तेमाल हम लोग कर चुके हैं, ग्लास, माइका, ये बढ़िया कैपेसिटर बनाएगा, पैराफिन वैक्स हो गया, ट्रांसफार्मर ऑयल हो गया, दीज आर द बेस्ट। या तो डाइलेक्ट्रिक्स होता है। अब रहा पोलराइजेशन, तो इसको देखिए, व्हेन अ नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स net is subjected to an electric field, dipoles are induced due to the separation of effective, हम बोले ना भाई दोनों में से अगर यदि सिलेक्शन करना रहे पोलर है और नॉन पोलर, तो हम लोग बेसिक नॉन पोलर की तरफ जाएंगे, क्योंकि आदत हम लोग का खराब है और वैसे भी सुविधा है, इसमें एडिशन किसी भी तरह का कोई डाइपोल मोमेंट क्रिएट नहीं होता है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि जब हम लोग नॉन पोलर मटेरियल डाइलेक्ट्रिक स्लैब में जब डालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के क्रॉस सप्लाई किया जाता है, तो वहां क्या होता है, ये इंड्यूस्ड यानी सेपरेशन जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में होता है वो काउंटेबल हो जाता है और डाइपोल मोमेंट एक कर जाता है। तो एक बात तो मन ही मन सोच लेना है, अरे भाई बढ़िया, अगर कैपेसिटर लेना है तो आपको नॉन पोलर मटेरियल को ही खरीदना पड़ेगा, भले वो महंगा पड़े, है ना। पढ़ने में क्या जा रहा है, जब खरीदना होगा तो संख्या खरीद लेंगे, सिंपल सा बात। When a non-polar dielectric slab is subjected to an electric field, dipoles are induced due to separation of effective positive and negative centers। अब यहाँ देखिए, E नोट हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, EP हो गया क्या, पोलराइज्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान, क्योंकि ये पॉजिटिव एक है, ये एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान ऐसे निकाल सकते हैं भाई, नॉट माइनस E। इसका मतलब हुआ कि डाइलेक्ट्रिक्स डालने के बाद में क्या हो सकता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान घट सकता है। इसी का फायदा आदमी जो है ना, बड़ा चालाक प्राणी भाई, प्रकृति से सब लाभ उठाते रहा है। E naught is the applied field and EP is the induced field या polarized electric field है। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E बराबर E naught माइनस EP हो गया। That is the field is reduced when घट जाता है, घट जाता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब is introduced। अब क्या है डाइलेक्ट्रिक इंसुलेशन, भाई जितने भी डाइलेक्ट्रिक्स हैं सबकी कैपेबिलिटी है, यस ये घटाएगा, बेशक घटाएगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ आपको ये बात समझना पड़ेगा
कि इस प्रत्येक मटेरियल का एक एबिलिटी होता है। जैसे मान लिए हम लोग जान गए कि भाई ये डाइलेक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल बड़ा काम का चीज है, ये कैपेसिटी को आनी जो इलेक्ट्रिक फील्ड का मान है उसको घटा सकता है। इलेक्ट्रिक फील्ड मान घटेगा तो जाहिर सी बात है पोटेंशियल का मान भी घटेगा, और पोटेंशियल डिफरेंस का मान पोटेंशियल डिफरेंस का मान घटेगा तो उसमें ज्यादा से ज्यादा चार्ज जो है वो जोड़ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि कस के दे दिए, है ना, तो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, संभाल करके काम करना है। ये बात ध्यान रखिएगा, द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज गिवन बाय के बराबर हो जाएगा ई नोट, कितना आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए, और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ऐसे भी दिखा सकते हैं, जैसे यहाँ ई एन हो गया तो ये के बराबर हम लोग लिख सकते हैं ई नॉट बाय ई बेस एन, अर्थात नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक यूनिट लेस और डायमेंशन लेस फिजिकल क्वांटिटी होगा, बेशक होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और ऊपर नीचे दोनों में से आप अगर देखें तो दोनों में क्या हो जाएगा, ये रहा रेड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे और ये हो गया अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो न्यूटन पर कूलम या मान लिया जाए नहीं न्यूटन पर कूलम तो वोल्ट पर मीटर कट जाएगा तो ये यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटी बनता है। अब आते हैं, इसका एक पोलराइजेशन वेक्टर होता है, मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है तो इस पर ध्यान रखेंगे। पोलराइजेशन वेक्टर यानी जब हम लोग इसको डालें ना, जब डाइलेक्ट्रिक्स को डाला गया अंदर, इसके पहले तो डायपोल मोमेंट नहीं था, लेकिन जब डालते हैं तो जाहिर सी बात है लंबाई गुना चौड़ाई जैसे करके आप डालेंगे तो एक वॉल्यूम को ब्यूरिट किया जाता है, अंदर डाला जाता है, तो जो डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम क्रिएट होगा उसी को कहा जाता है पोलराइजेशन वेक्टर। यहाँ हम डेफिनेशन डाल दिए हैं, द पोलराइजेशन वेक्टर माइनस द डिग्री ऑफ पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स is defined as dipole moment per unit volume of the polarized dielectrics। यानी जो पोलराइज हो रहा है उस डाइलेक्ट्रिक्स पर यूनिट वॉल्यूम जितना बनेगा डायपोल्स, उसी को कहा जाता है क्या, पोलराइजेशन वेक्टर। अगर मान लिया जाए कि n नंबर ऑफ एटम्स है और मॉलिक्यूल्स पर यूनिट इकाई आयतन में अगर n है तो और प्रत्येक मॉलिक्यूल जो पोलराइज हुआ है उसका डायपोल मोमेंट p है, तो इसका मतलब हुआ पोलराइजेशन वेक्टर बराबर n गुना p। ये रेट है ना, लेकिन इसका यूनिट जो होता है ना, चार्ज पर यूनिट, यहाँ जो है डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम को अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा कि इसमें से इसका ध्यान रहे ये कूलम पर मीटर स्क्वायर होगा इसका, ठीक है, कूलम पर मीटर स्क्वायर। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अभी जो बात किया जा रहा था कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक का एक स्ट्रेंथ होता है, इसके बियॉन्ड आप उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का एप्लीकेशन बिल्कुल नहीं कर सकते, नहीं तो वो अपना इंसुलेशन ब्रेक कर देता है और हमेशा के लिए डाई कर जाएगा, हाँ फिर काम नहीं करने वाला। इसी को कहा जाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम, ये इम्पोर्टेंट लाइन है, ध्यान देंगे, एक नंबर लेके भाग सकता है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दैट कैन बी अप्लाइड टू द डाइलेक्ट्रिक विदाउट इट्स इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन, है ना। किसी भी, ये देखिए क्या है, सिंपल बात याद रखना है कि E बराबर होता है V बाई डी, है ना, V बराबर V बाई डी। अब मान लिया जाए आपको पता चला कि भाई ये इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की पोटेंशियल का मान जो है वो घटता है, अब आप कस के देना शुरू कर देंगे तो जाहिर सी बात है, अभी तुरंत बात बताए कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इसको ऐसे भी हम लोग मैथमेटिकली दर्शा सकते हैं, ई बेस ब्रेक इज इक्वल टू वी बेस ब्रेक बाय डी, है ना। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, सबका एक मैक्सिमम वैल्यू होता है, उसके बियॉन्ड अगर आप देते हैं तो जो बीच में आप मान लीजिए माइका डाले तो वो भी क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, जैसे एयर भी है तो वो ब्रेक हो जाएगा, है ना, 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर गया काम से। तो ये जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके बियॉन्ड अगर आप देते हैं तो ये ब्रेक कर जाता है, इसका इंसुलेशन समाप्त हो जाएगा। एसआई यूनिट इसका होता है वोल्ट पर मीटर, लेकिन प्रैक्टिकल यूनिट जो है वो किलो वोल्ट पर mm होगा, पर mm।
अब यहाँ कुछ है, जैसे वैक्यूम का होता है इंफिनिटी, एयर का होगा 0.8 से लेकर के 1 किलो वोल्ट पर मीटर पर मिलीमीटर। पोर्सिलीन भाई चाइना वाला मिट्टी, ये चाइना छोड़ने वाला नहीं है, चीनी मिट्टी। हाँ भाई चाइना वाला मिट्टी भी कीमती है। तो पोर्सिलीन का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है किलो वोल्ट पर एमएम, वो 4 से 8 होगा। पायरेक्स लेड का प्रकार है 14 होता है। पेपर का 14 से 16 वेरी करेगा। रबर का होगा कितना, तो 21। और ध्यान रहे माइका का 160 से लेकर के अलग अलग माइका के जो है ये इंडेक्स साल्ट के अंतर्गत आता है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे। तो अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग टाइप्स होता है, जिसमें 160 किलो वोल्ट से लेकर के 200 किलो वोल्ट पर एमएम वेरी कर सकता है। चलिए अब इसको हम लोग डाल करके देखते हैं। हाँ, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक स्लैब। देखिए कहीं भी कैपेसिटेंस आप निकालते हैं तो एक बात ध्यान रहे कि यू हैव टू कैलकुलेट Q इज इक्वल टू CV यानी V इज इक्वल टू Q by C, है ना। तो एक मिनट यहाँ जरा सा हम लोग देख लेते हैं कि इस जगह पर कैपेसिटेंस का वैल्यू निकालना है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V हो जाएगा। अगर V का वैल्यू आप कैलकुलेटिव तो V ही रहेगा, कहीं भी कैपेसिटेंस आप निकालिए कैलकुलेटिव V रहता है। तो यहाँ देखिए क्या है कि दो तरह का पोटेंशियल, ये कंप्लीटली पार्शियली फील्ड है, कंप्लीटली फील्ड नहीं है। इसमें से मान लेते हैं एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला गया, हम लोग जानते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E नॉट माइनस EP होगा, है ना, जो पोलराइजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसका मान जाएगा विपरीत डायरेक्शन में। तो ये जो है ना पार्शियली फील्ड है, टोटल इसका जो सेपरेशन है D है, और उसमें डाला गया है D थिकनेस का एक डाइलेक्ट्रिक। जाहिर सी बात है इसमें पोटेंशियल अलग अलग होगा। यहाँ का खाली स्थान कितना बचा जी, तो टोटल D है, जिसका मतलब D माइनस E होगा। D माइनस E में इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरह का है, तो E बेस नॉट है, और P में इसका थिकनेस में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान E नॉट माइनस EP है। इसका मतलब दो तरह का पोटेंशियल हो जाएगा। एक पोटेंशियल अगर यदि हम लोग इसको V1 मानते हैं, ये वाला जो खाली जगह है इसको V1 मानते हैं, और अंदर वाला जो है इसको V2 मानते हैं, तो दोनों की पोटेंशियल का मान अलग अलग होगा, और ये पोटेंशियल का मान हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, तो वही है V बराबर E बाई डी होगा, V इज इक्वल टू E बाई डी, तो E इज इक्वल टू VD हो गया, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस थिकनेस हो गया। अब पहले वाले के लिए है, देखिए E नोट कितना है E माइनस P, और इसमें से E नोट है, तो यहाँ बैठाएंगे तो देखिए V बराबर E नोट D माइनस P हो गया, और अंदर में नेट है, लेकिन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान T तक स्प्लिट किया हुआ है, तो ये हो जाएगा ENT। अब देखिए K बराबर अभी पीछे बताया हुआ था, K बराबर जब हम गए थे K का मान, चलिए K का मान देखिए क्या है, K का मान E नोट बाई EN है, या E नोट बाई E नोट माइनस EP है। तो इस जगह पर आप क्या कर सकते हैं, इसको बैठा सकते हैं, और यहाँ जो है देखिए K बराबर E नोट बाई EN हो जाएगा, तो EN बराबर E नोट बाई K हो जाएगा। अब E नोट यहाँ खाली बैठा देना है, EN की जगह भाई V नोट बाई K, V नोट बाहर चला गया, ये आपका बच जाएगा। ठीक, V नोट का वैल्यू होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन बेस नोट, और सिग्मा बराबर क्या होता है Q बाय A। ठीक, तो Q बाय A यहाँ वैल्यू, बट सिग्मा यहाँ जो है सिग्मा बाय A, और सिग्मा बराबर हो जाएगा Q बाय A, यानी Q बटा A करना है। जरा सा यहाँ देख लेते हैं इस जगह पर Q बाय A, ये जो है Q बाय A है, नीचे की तरफ ये जाएगा, ठीक है, यहाँ जो है Q बाय A हो जाएगा, यानी A एप्सिलॉन बेस नॉट हो गया। अब एंड C बराबर Q बाय V हो गया। अब यहाँ जैसे हम लोग V का वैल्यू बैठाएंगे, ये वाला वैल्यू यहाँ बैठाएंगे, देखिए ये वाला सर्कल कितना आ जाएगा, यहाँ बैठाएंगे तो कितना आ जाएगा, इस जगह पर एक मिनट देख लेते हैं इसको तुरंत।
पूरा कैलकुलेशन देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है इसलिए इसको किया जा रहा है। यहाँ हम लोग बैठाएंगे अगर, तो इस जगह पर वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वाला जो वैल्यू है वो क्यू बाय ए एप्सिलॉन बेस नॉट हो जाएगा। अब इसको उधर ले जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये क्यू क्यू नीचे ऊपर कट जाएगा, ये क्यू नीचे है ना, यहाँ क्यू है। अब यहाँ देखिए क्यू बाय, यहाँ बैठाएंगे तो कितना हो जाएगा, क्यू बाय एप्सिलॉन बेस नॉट, तो ये एप्सिलॉन बेस नॉट ऊपर चला गया, अंदर बचेगा डी माइनस टी, एक हो गया, प्लस टी अपॉन के, ये रहा। अब यहाँ से क्यू क्यू आपका कट गया, ये एप्सिलॉन बेस नॉट हो गया, डी माइनस टी बाई के हो जाएगा। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन लेकर के इस तरह से, यहाँ जो है पहले डी आप कॉमन ले लेंगे और डी, ये देखिए ये एप्सिलॉन बेस नॉट डी कॉमन ले लेंगे तो इतना आ जाएगा, ये एप्सिलॉन बेस नॉट डी बाई डी बराबर सी बेस नॉट आया था। पीछे जरा सा हम ध्यान करके देख लेते हैं आया था या नहीं। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एकदम आया था। यहाँ देखिए ये जो है, ये यहाँ किसी तरह से नहीं डाला हुआ है, कोई मटेरियल नहीं डाला हुआ है, तो इस जगह पर हम लोग यहाँ सी बेस नॉट लिख सकते हैं, सी बेस नॉट, ये एप्सिलॉन बेस नॉट बाई डी, यानी एक फील्ड विद एयर था। अब इस जगह पर हम लोग वापस आते हैं और इस जगह पर देखिए क्या हो रहा है, ये रहा, ठीक, यहाँ देखिए ये आ गया। इसका मतलब हुआ कि ये सी नोट बाय इतना आ गया, देखिए सी नोट बाय इतना 1 माइनस टी बाई डी इंटू, यहाँ फिर टी बाई डी कॉमन ले लेंगे, बहुत आसान चीज है। तो सी इज ग्रेटर देन सी नोट। चले तो अगर यदि हम देखें, ये आप एक्सप्रेशन ला सकते हैं, और यहाँ जैसे बताया गया है कि सी इज ग्रेटर देन सी नोट, हाउ यू विल प्रूव इट, वेरी इजी, लेट पूरा का पूरा डाल दिया गया है यहाँ से। इसका मतलब टी बराबर डी हो जाएगा, यानी टी बराबर डी हो जाएगा, तो ये अगर डी आपका हो जाता है तो मामला सब कॉमन हो जाएगा। देखिए क्या होगा, हम दिखा रहे हैं, जहां क्या हो जा रहा है, डी माइनस डी हो जा रहा, ये डी हो जा रहा, डी हो गया, अब डी माइनस डी जीरो हो गया, तो सी बराबर क्या हो जाएगा जी, ये एप्सिलॉन बेस नॉट, और ये डी, और इधर आपका चला गया ऊपर में क्या, के। अब देखिए ये सी नॉट के बराबर है, और सी बराबर क्या हो जाएगा, के गुना सी नॉट, यानी जितना डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मान होगा उतना गुना बढ़ जाता है कैपेसिटी। तो ये रहा आपका ये कैलकुलेशन, आप इसको ध्यान में रखेंगे। यहाँ थोड़ा सा जो है इसको सीधा कर लेना है। अब आता है, if the dielectric slab occupies the whole space between the plates, that is T by D, T is equal to D, जैसे कि दिखाया गया, तो यहाँ K गुना बढ़ जाता है। जैसे मान लिया जाए किसी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यूनिटलेस है, अगर मान लिया जाए बोल देगा कि 2 है, तो 2 गुना सी नोट बढ़ जाएगा उतना, है ना, 2 गुना बढ़ जाएगा, 5 है तो 5 गुना बढ़ जाएगा। लेकिन एक बात याद रखें कि ये एक डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करता है, ये बात हमेशा भूलना नहीं है। तो कुछ इसकी परिस्थितियां हैं जो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे फिजिकल क्वांटिटी चार्ज हो गया, कैपेसिटेंस हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, एनर्जी स्टोर हो गया। अब है कि जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं और जब आप बैटरी डिसकनेक्टेड रखते हैं, दोनों परिस्थिति में आपको ध्यान देना है। तो विद बैटरी डिसकनेक्टेड जब रहेगा तो चार्ज में किसी तरह का कोई कमी नहीं आएगी, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की जब बैटरी कनेक्टेड होता है तो चार्ज का मान, यानी जैसे चार्ज किसी कैपेसिटर को लिए जो बैटरी कनेक्ट किए तो बोल दिए, तो जितना भी था चार्ज पहले उतना ही रहेगा, लेकिन अगर कनेक्टेड रहेगा तो के गुना बढ़ जाएगा। देखिए क्या होता है, Q बराबर सी भी होता है, तो सी भी होता है, तो इसका मतलब हुआ जब डाइलेक्ट्रिक लगा हुआ है और उसमें से आप बैटरी को ऐसे ही स्विच ऑन कर दिए हैं तो इसका के गुना बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस जो होता है जब विद कनेक्टेड होगा तो ये कैपेसिटेंस का मान बढ़ा हुआ रहता है ना, के गुना बढ़ जाएगा, यानी और ये भी इंक्रीज करेगा। इसमें से दोनों साइड में आप चाहे खोलिए, क्योंकि कैपेसिटेंस है भाई, कैपेसिटेंस है, ये कांस्टेंट रहेगा मटेरियल के साथ, तो आप इंक्रीज यहाँ भी होगा, खोलिए, और विद कनेक्टेड बैटरी यहाँ भी होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान
पहले केस में जब आप बैटरी डिस्कनेक्ट करते हैं तो घटेगा, जाहिर सी बात है घटेगा, लेकिन खोल देते हैं तो वही सिचुएशन बना हुआ रहता है, रिमेन इंस्टेंट। पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा, अगर बैटरी डिस्कनेक्टेड होगा तो डिक्रीज करेगा और नहीं तो फिर V के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा जब कनेक्टेड होगा, जो पहले था वही बाद में होगा। एनर्जी स्टोर, इसमें से क्या होता है जब आप डिस्कनेक्ट करते हैं एनर्जी, जो चार्ज है, चार्ज नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड, तो ये कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जब आप बैटरी कनेक्टेड रखते हैं तो ये K गुना एनर्जी बढ़ जाता है। इस पर थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्टिव जो है वो यहाँ डाला गया है, तो इस पर आप ध्यान रखेंगे। ये इलेक्ट्रोस्टैट था पूरा, है ना, जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स थे वो सब कुछ बता दिया गया है। अब आएगा, हो सकता है बहुत सारे लोग सेमीकंडक्टर और बेसिक्स कम्युनिकेशन लैक किया हो तो उसका तुरंत हम कल परसों तक डाल देंगे। पूरा का पूरा वीडियो रहेगा, कुछ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है क्विकली इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो ये सारा बात इधर जो है 4-5 दिन के अंदर होगा। सबको शुभ रात्रि।